तो ये जो आप लिंक देख रहे हैं www.python.org, तो इस साइट पे जाने से हम लोग पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा साइट है और ये पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है 3.8.2। और आपको पाइथन, आपका जो भी सिस्टम हो, आपके पास विंडोज़ हो, लाइनक्स हो या फिर मैक हो, पाइथन का वर्जन अवेलेबल है। और क्योंकि मेरे पास विंडोज़ का सिस्टम है, मैं पाइथन जो है विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा। तो बस डाउनलोड पाइथन 3.8.2 और ये ऑटोमेटिकली जो है पाइथन को डाउनलोड कर देगा। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद हमें एक आईडीई चाहिए। आईडी क्या होता है? आईडी बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। जैसे अगर आपने जावा के साथ काम किया हो तो मोस्टली आपने जावा का कोड एक्लिप्स में इम्प्लीमेंट किया होगा, तो एक्लिप्स एक आईडी है। उसी तरह हमें पाइथन के लिए जो है एक आईडी अवेलेबल है जो कि पाइचाम के नाम से जाना जाता है। और पाइचाम को इंस्टॉल करने के लिए हम इस साइट पे जाएंगे www.jetbrains.com। तो पाइचाम, जैसे मैंने बोला, एक आईडी है जो हमें सारे टूल्स देता है जिसके वजह से हम पाइथन में काफ़ी आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मैं बस इस साइट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। और हमारे पास प्रोफेशनल वर्जन है और कम्युनिटी वर्जन है। हमें बस ये कम्युनिटी वर्जन काफ़ी रहेगा, तो ये फ्री ओपन सोर्स है। मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और डाउनलोड जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास और एक आईडी है जिसका नाम है एनाकोंडा। तो एनाकोंडा एक्चुअली एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें काफ़ी सारे चीज़ें एक साथ दे देता है। तो जैसे पाइथन में काफ़ी सारे लाइब्रेरीज है, तो जैसे नमपाई हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, उन सभी लाइब्रेरीज को जो है एनाकोंडा ऑटोमेटिकली दे देता है। तो हमें अलग से उन सबको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें एक आईडी भी देता है और सारे लाइब्रेरीज जो है एक साथ एक ही टूल में दे देता है। इसके वजह से काफ़ी लोग पाइथन को जो है एनाकोंडा में कोड करना पसंद करते हैं। और अगर हमें एनाकोंडा इंस्टॉल करना हो, इस साइट से इंस्टॉल करना है www.anaconda.com। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, टीम एडिशन, एंटरप्राइज। मैं यहाँ पे फिर से ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, क्विकली डाउनलोड 7500 प्लस पाइथन आर डेटा साइंस पैकेजेस। तो एनाकोंडा आपको आर के पैकेजेस भी देता है और पाइथन के पैकेजेस भी देता है। और आप डिफरेंट जो भी लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज के साथ काम कर सकते हो। आप डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, उन सब मॉडल्स बना सकते हो यहाँ पे। और ये सब जो विजुअलाइजेशन के पैकेजेस है, आपके पास मैटप्लॉटलिब हो गया, बुके हो गया, डेटा शेडर हो गया, इन सब चीज़ों के साथ आप काम कर सकते हो। मैं फिर से यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो पाइथन एनाकोंडा जो है पाइथन 3.7 के लिए अवेलेबल है और पाइथन 2.7 के लिए भी अवेलेबल है। और क्योंकि मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो है पाइथन 3.7 डाउनलोड करूँगा, एनाकोंडा वर्जन। तो अगर जैसे आपने पाइथन इंस्टॉल नहीं किया हो, अगर आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपको जो है ऑटोमेटिकली ये वर्जन भी दे देगा। और अगर आपके पास जैसे विंडोज़ सिस्टम हो या फिर मैक सिस्टम हो, लाइनक्स हो, वो वर्जन आप चूज़ कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास विंडोज़ है, मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर आपके पास मैक हो, बस यहाँ पे क्लिक करिए, फिर आपका जो वर्जन है पाइथन का वो सेलेक्ट कर लीजिए, फिर डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। और उसी तरह आपके पास अगर लाइनक्स हो, बस यहाँ पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे जो डाउनलोड का बटन है वहाँ पे क्लिक करिए, डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि अभी एनाकोंडा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो काम अभी हो गया। तो अभी एनाकोंडा हमें एक आईडी देता है जिसका नाम है जुपिटर नोटबुक। और जहाँ पे ये जो लिखा है, जुपिटर नोटबुक इज अ ब्राउजर बेस्ड इंटरप्रेटर। तो ये एक्चुअली एक इंटरप्रेटर है जो ब्राउजर के थ्रू चलता है, और आप जो भी पाइथन प्रोग्रामिंग है उस ब्राउजर में आप चला सकते हो। तो ये जो है आपका जुपिटर नोटबुक ऐसा दिखता है। तो क्योंकि हम लोगों ने एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया, मैं बस दिखाता हूँ एनाकोंडा को हम लोग लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरा सर्च बार है, मैं बस यहाँ पे एनाकोंडा टाइप कर रहा हूँ। और जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेते हो, आपके पास एनाकोंडा प्रॉम्प्ट रहता है और एनाकोंडा नेविगेटर रहता है। एनाकोंडा नेविगेटर एक GUI है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और आपको GUI पसंद नहीं और आप अपने आप को कोडर समझते हो, तो आप प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। पहले मैंने एनाकोंडा नेविगेटर सेलेक्ट किया, तो बस वेट करते हैं एनाकोंडा नेविगेटर के ओपन होने का। तो ये हमारा एनाकोंडा नेविगेटर है। तो ये आप देख रहे हो, ये सब ऑप्शंस है हमारे पास। और अगर हम लोग को जुपिटर नोटबुक लॉन्च करना है, तो ये जो है बस यहाँ पे लॉन्च क्लिक करिए और ये ऑटोमेटिकली जुपिटर नोटबुक लॉन्च कर देगा। और जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आपका कोडिंग होगा वो सब आप जुपिटर नोटबुक पे चलाएंगे। और सिमिलरली अगर आपको प्रॉम्प्ट यूज़ करना है, तो फिर से यहाँ पे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करिए
और ये आपका जो है बेस एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे आपको अगर इस तरह से लॉन्च करना होगा जुपिटर स्पेस, फिर आपको नोटबुक टाइप करना होगा और फिर आप एंटर दबाइए। इस तरह से आप जो है जुपिटर नोटबुक लॉन्च कर सकते हो प्रॉम्प्ट से। तो अगर आपके पास मैक सिस्टम हो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके पास जो है नेविगेटर होगा, आपके पास प्रॉम्प्ट नहीं होगा। तो अगर विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हो तभी आपको प्रॉम्प्ट और नेविगेटर दोनों मिलेंगे। तो अभी हम लोग जाके देखते हैं जुपिटर नोटबुक के साथ काम कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग को एक नया नोटबुक लॉन्च करना होगा। तो नया नोटबुक लॉन्च करने के लिए मैं बस यहाँ पे न्यू क्लिक कर रहा हूँ और ये पाइथन 3 ऑप्शन है, तो जो कि लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3 का। मैंने बस वहाँ पे क्लिक किया है और नोटबुक का एक नाम देना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ पाइथन ट्यूटोरियल रीनेम, राइट। तो मैंने सक्सेसफुली इसको नाम दे दिया है जिसका नाम है पाइथन ट्यूटोरियल, और ये हमारा नया नोटबुक है। और यहाँ पे हमारे पास ये सब ऑप्शंस है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट सेल। तो जाकर देखते ये सब है क्या। तो मैं फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आपको अगर नया नोटबुक चाहिए यहाँ पे बस सेलेक्ट करिए पाइथन 3 और आपका नया नोटबुक खुल गया। उसके बाद आपको एक सेव करना हो, फाइल रीनेम करना हो, ये सब ऑप्शंस है। और नॉर्मली अगर पूरा आपने कोड कर लिया है उसके बाद डाउनलोड करना है तो ये सब आपको इस फाइल को इन सब एक्सटेंशन से आप सेव कर सकते हो। और जुपिटर नोटबुक हम लोग नॉर्मली .ipynb एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो अगर मैं इस पर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है मुझे पाइथन ट्यूटोरियल .ipynb नाम के एक फाइल मुझे दे रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया। उसके बाद मेरे पास एडिट ऑप्शन है। जैसे ये आप जो देख रहे हो ये इसको सेल बोलते हैं हम जुपिटर नोटबुक में, और सभी ऑपरेशंस इस सेल के अंदर होता है, या फिर जो भी कोड लिखते हैं कोड वो सब हम जो है इस सेल के अंदर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ। आपको जैसे सेल को कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, वो सब आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन हो गया। मान लो आपको एक सेल अगर ऊपर इंसर्ट करना हो, इंसर्ट सेल अबाव, तो एक सेल जो है ऊपर इंसर्ट हो गया। आपको उसी तरह अगर एक सेल नीचे इंसर्ट करना हो, इंसर्ट सेल बिलो, तो एक सेल जो है नीचे इंसर्ट हो गया। ये सब चीज़ें हो गए हैं। फिर कर्नल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो कर्नल क्या होता है, तो आप मान लीजिए जो भी आप कोड लिख रहे हो उस कोड को एग्जीक्यूट करना होगा, तो कोड को एग्जीक्यूट करने वाला जो चीज़ है उसको कर्नल बोलते हैं। तो आपने कोड पूरा लिख दिया, कोड को आपको एग्जीक्यूट करना है, वहाँ पे कर्नल आता है। तो आप कर्नल को इंटरप्ट कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो, ये सब ऑप्शन है। और आप मान लो कहीं पे अटक गए हो और आपको हेल्प की ज़रूरत है तो यहाँ पे हेल्प का जो भी ऑप्शन है आपके पास। और आपको जुपिटर नोटबुक के साथ काम करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स की ज़रूरत हो तो यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप जा सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो कौन से शॉर्टकट्स अवेलेबल है। तो हम लोगों ने देखा है जुपिटर नोटबुक एक्चुअली है क्या। तो अभी हम लोग अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं। तो मुझे बस एक सिंपल सा लाइन चलाना है। उसके लिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, प्रिंट लिख दूंगा, उसके अंदर मैं 2 डबल कोट यूज़ करूँगा और डबल कोट के अंदर मैं लिखूंगा दिस इज स्पार्टा। मैं रन क्लिक कर रहा हूँ और हमने सक्सेसफुली ये वाला लाइन यहाँ पे प्रिंट कर दिया, दिस इज स्पार्टा। तो आपने जो है अपना सबसे पहले पाइथन प्रोग्राम लिख दिया। तो अभी आगे जाके हम लोग को बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बट आप खुश हो सकते हो क्योंकि आपने पहला कदम लिया है पाइथन में एक्सपर्टीज लाने के लिए। तो अभी हम लोगों ने पाइथन में फर्स्ट प्रोग्राम चला लिया है। तो अभी पाइथन के कुछ बेसिक्स जानते हैं। तो आप जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो उस चीज़ के लिए डेटा की ज़रूरत है। आप पूरा प्रोग्रामिंग डेटा पे तो कर रहे हो। तो अभी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, इस डेटा को हम लोग स्टोर कहाँ पे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है हम लोग के पास, और इतने ज़्यादा डेटा के साथ अगर हम लोग को काम करना है तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो है वेरिएबल नामक चीज़ आता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, मान लो आपको 3 स्टूडेंट्स आपके पास, जॉन, सैम और मैट, और इन तीनों स्टूडेंट्स को या फिर तीनों स्टूडेंट्स के नाम आपको कहीं पे सेव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल आता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वेरिएबल एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है। तो ये जो फोल्डर देख रहे हो, इस फोल्डर को आप वेरिएबल समझ सकते हो, और इस स्टोरेज स्पेस में मैं ये वैल्यू सेव कर रहा हूँ। जॉन हमारा वैल्यू है या फिर डेटा है जिसको मैं स्टोर कर रहा हूँ इस वेरिएबल में, और इस वेरिएबल का नाम स्टूडेंट है।
और ये चीज़ आपको दिमाग में रखना चाहिए कि वेरिएबल का एक नाम होता है और एक एड्रेस होता है। तो इस वेरिएबल का नाम स्टूडेंट है और इस वेरिएबल का एड्रेस 0x1098AB है। तो इस वैल्यू को मैं इस वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ और इस वेरिएबल का एड्रेस ये है। तो ये जो है वेरिएबल के बेसिक्स है। तो आपको डेटा को कहीं पे स्टोर करना हो तो आप वेरिएबल यूज कर सकते हो। तो अभी जैसे मान लो हमारा स्टूडेंट वेरिएबल है, तो हमने क्या किया, इनिशियली वैल्यू जॉन था, जॉन को लिया और हमने उसको स्टूडेंट में स्टोर कर दिया। फिर हमारे पास एक नया स्टूडेंट आया, तो हम लोगों ने सोचा जॉन को हटा देता है और जॉन के बदले हम लोग जो है सैम को इस स्टूडेंट वेरिएबल में स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक नया स्टूडेंट आया जिसका नाम मैट था, तो हम लोगों ने मैट को लिया और ये वाला वैल्यू हम लोगों ने स्टूडेंट वेरिएबल में स्टोर किया। तो अगर ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो फिर जुपिटर नोटबुक जाता है और कोड चलाता है, देखते हैं वेरिएबल एक्चुअली है क्या। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम स्टूडेंट हो, फिर मैं इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ और डबल कोट्स में मैं सबसे पहले एक वैल्यू दे देता हूँ। तो मैं नाम दे रहा हूँ सैम। तो ये सैम जो है स्टोर हो रहा है स्टूडेंट वेरिएबल में। मैं रन क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। राइट, तो मैंने इसको प्रिंट कर दिया। तो स्टूडेंट जो वेरिएबल है उसमें सैम स्टोर्ड है। और मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है, तो मतलब जो भी आप वैल्यू स्टोर करते हो तो परमानेंटली वही वैल्यू नहीं रहेगा। तो अभी स्टूडेंट में मैं एक नया वैल्यू डालूंगा। तो इनिशियली सैम था, तो सैम को मैं रिप्लेस करके मैट स्टोर कर रहा हूं। अभी मैं स्टूडेंट को प्रिंट कर देता हूं फिर से। तो अभी आप देख रहे हो मैट स्टोर्ड है स्टूडेंट में। तो इनिशियली सैम था स्टूडेंट में, तो अभी मैंने सैम को हटा दिया, अभी मैट है। तो यही चीज मैं फिर से कर सकता हूं। तो इस बार एक नया स्टूडेंट है हमारे पास और स्टूडेंट का नाम है बॉब। फिर से मैं स्टूडेंट का वैल्यू प्रिंट कर देता हूं। तो अभी आप ये वैल्यू देखो, तो ये बॉब है जो कि स्टूडेंट में स्टोर्ड है। तो ये हमारा वेरिएबल है जो कि टेम्पररी वैल्यूज को स्टोर करता है अपने अंदर, और इन वैल्यूज को आप कंसिस्टेंटली चेंज कर सकते हो। तो अभी समझते हैं डेटा टाइप क्या है। तो हर एक वेरिएबल के साथ जो है एक डेटा टाइप एसोसिएटेड होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है एवरी वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद अ डेटा टाइप। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डेटा अवेलेबल है। तो हमारे पास स्पेशली इन पाइथन इंटीजर डेटा टाइप है, फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप है, बुलियन डेटा टाइप है और स्ट्रिंग डेटा टाइप है। और इसके अलावा और एक डेटा टाइप है जो कि कॉम्प्लेक्स है। तो समझते ये सब है क्या। इंटीजर जैसे नॉर्मल नंबर्स हो गए 10, 500, 314, 1000, ये सब जो इंटीजर्स है वो सब इंट डेटा टाइप कहलाता है। उसके बाद फ्लोटिंग टाइप हो गया 3.14, 15.97, ये सब जो डॉट है डेसिमल ऑपरेटर जहाँ पे आता है वो सब हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो गए। उसके बाद बुलियन वैल्यूज मतलब हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स वाले जैसे जो भी बाइनरी चीज है वो सब बुलियन वैल्यूज कहलाते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग है, जैसे जो भी डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स हो वो सब तो आपके स्ट्रिंग हो गए। तो ये सब डेटा टाइप्स हो गए। इसके अलावा और एक डेटा टाइप है जो मैंने आपको बोल दिया, वो है कॉम्प्लेक्स। तो आपने शायद से आपके 7th या 8th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर्स करके कुछ सीखा होगा, जैसे 3+4i, 5-7i। तो ये सब जो आई एसोसिएटेड है वो सब वाले जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। तो हम लोग ये सब देखते हैं पाइथन में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा a1 और मैं इनिशियली a1 में स्टोर कर रहा हूँ 10 और फिर मैं a1 को प्रिंट कर देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो a1 मेरा वेरिएबल है और यहाँ पे इस वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। अभी श्योर होने के लिए मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, टाइप ऑफ a1, और आप देखो ये इंटीजर टाइप है। तो इसके बाद मैं फिर से रिप्लेस कर देता हूँ। a1 में अभी इंटीजर के बदले मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर करता हूँ, तो 3.14 हो गया। अभी मैं a1 को प्रिंट कर देता हूँ। राइट, 3.14 हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। अभी इसका टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ a1। तो अभी देखो ये फ्लोटिंग पॉइंट है। तो आप अगर ध्यान से सोचो तो ये वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो डिपेंड करेगा कौन सी वैल्यू हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो वेरिएबल का नाम तो सेम ही है यहाँ पे,
तो इनिशियली हम लोगों ने वेरिएबल का नाम a1 लिखा था और उस a1 में हम लोगों ने 10 स्टोर किया, क्योंकि 10 एक इंटीजर टाइप है इसीलिए हमारा वेरिएबल का टाइप भी इंटीजर है। उसके बाद हम लोग एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू a1 में स्टोर कर रहे हैं और अगर हम a1 का टाइप चेक करें तो ये फ्लोट आता है। तो इसी तरह मैं a1 में जो है अभी एक स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर करूंगा, बुलियन वैल्यू भी स्टोर करूंगा। तो a1 अभी मैं इसमें एक बुलियन वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ जो कि ट्रू है, फिर a1 प्रिंट कर देता हूँ और अभी इसका मैं टाइप चेक करूंगा, टाइप ऑफ a1। तो अभी देखो ये हमें बूल देता है, बूल का मतलब बुलियन। फिर से मैं a1 में जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करता हूँ और हम लोग बस हेलो वर्ल्ड टाइप करेंगे, फिर उसके बाद मैं a1 का वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। तो a1 में हेलो वर्ल्ड स्टोर है, उसके बाद मैं इसका टाइप चेक करूंगा, टाइप ऑफ a1, और जैसे आप देख रहे हो ये जो है स्ट्रिंग वैल्यू है। और इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स टाइप है वो भी मैं दिखा देता हूँ, a1 इक्वल टू मैं लिखता हूँ 3 + 4j। तो जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है आपने सीखा होगा 3 + 4i, तो i जो है पाइथन में j से रिप्रेजेंट होता है, तो आप यहाँ पे i नहीं लिखेंगे j लिखेंगे। तो ये वाला जो 3 है ये वाला रियल पार्ट है, 4 जो है इमेजिनरी पार्ट है। तो आपको अगर याद होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो चीजें आते हैं, रियल पार्ट आता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। तो 3 रियल पार्ट है और 4 इमेजिनरी पार्ट है, और मैं इसको a1 में स्टोर कर रहा हूँ। फिर मैं a1 को प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, तो a1 को प्रिंट कर दिया। अभी मैं इसका टाइप चेक करूंगा, टाइप ऑफ a1, तो ये हमें देता है कॉम्प्लेक्स। तो ये सब जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हो गया पाइथन में। तो इसके बाद देखते हैं ऑपरेटर्स क्या है। तो जैसे नाम बता रहा है, ऑपरेटर्स के साथ जो है आप सिंपल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट डेटा पे। तो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए और लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। तो इन तीनों के साथ हम जो है जुपिटर नोटबुक में इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। तो उससे पहले आप कुछ तो उससे पहले पाइथन में एक स्पेशल चीज़ होता है जिसका नाम कमेंट्स बोलता है। तो नॉर्मली जो भी कोड लिखते हैं वो सब एग्जीक्यूटेबल होता है, तो हमारा जो कर्नल है वो जो है इसको एग्जीक्यूट करता है। बट अगर कुछ चीज़ हो जो बस हमें समझने के लिए चाहिए और हमें वो एग्जीक्यूट नहीं करना हो, तब हम लोग जो है कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ ऐड करना हो तब हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो पाइथन में कमेंट्स ऐड करने के लिए हम लोग हैश सिंबल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिख देता हूँ, फिर एंटर दबा रहा हूँ। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, तो इसको जो है पाइथन इंटरप्रेटर एक कमेंट की तरह ले रहा है, क्योंकि मैंने हैश डाला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के पहले। अगर वही मैं हैश को हटा देता हूँ और रन पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे देख रहे हो आप इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। और एग्जीक्यूट करने के बाद इसको पता चल रहा है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसलिए मैं बस इसको हैश डाल देता हूँ यहाँ पे, फिर रन पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये कमेंट है इसको जो है बाईपास कर दिया पाइथन इंटरप्रेटर ने। तो अभी जाके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है क्या? वेल, ये हो गया प्लस, माइनस, उसके बाद डिवीजन हो गया, उसके बाद आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो बेसिक ऑपरेशंस जो आपने किंडरगार्टन में सीखा होगा, फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड में सीखा होगा नंबर्स के साथ वर्क करते समय, वो सब आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ और उस वेरिएबल में 10 स्टोर कर देता हूँ। उसके बाद दूसरा वेरिएबल लूंगा, दूसरे वेरिएबल में 20 स्टोर करूंगा। तो ए और बी मैं प्रिंट कर देता हूँ, ए कमा बी लिख के। तो जैसे देख रहे हो ए में 10 स्टोर कर दिया और बी में 20 स्टोर कर दिया मैंने। तो इसके बाद हम लोग बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं। अगर मुझे a प्लस बी देखना हो तो देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट यहाँ पे 30 आ गया, क्योंकि a में 10 स्टोर था, b में 20 स्टोर था, और 10 + 20 क्या हुआ? 30। तो वही रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं a माइनस बी करूँ, a में 10 स्टोर्ड है, b में 20 स्टोर्ड है, तो 10 - 20 क्या होगा? -10 मिलेगा। उसी तरह a इंटू बी करते हैं, तो इंटू के लिए हमारे पास ये एस्ट्रिक्स ऑपरेटर है वो यूज करेंगे।
तो a इंटू बी 200 हो गया, क्योंकि a में 10 स्टोर्ड है और b में 20 स्टोर्ड है, और 10 इंटू 20 हम लोग को 200 मिल गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अभी देखते हैं हम लोग डिवीजन कैसे कर सकते हैं। a/b, इससे हम डिवीजन कर सकते हैं। तो 10/20 क्या हो गया? 0.5। तो ये सब हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। इसके बाद हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं बस रिलेशनल ऑपरेटर्स लिख देता हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है क्या? फिर से हैश टाइप करूँगा, लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन। तो यहाँ पे मैं कमा डाल देता हूँ, लेस देन, ग्रेटर देन, उसके बाद डबल इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास हो गया नॉट इक्वल टू। तो फिर से हम लोग ए और बी में जो है कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। ए में इस बार मैं 50 स्टोर कर रहा हूँ और बी में 100 स्टोर कर रहा हूँ। ए और बी में वैल्यू स्टोर हो गया। तो अभी मैं ए ग्रेटर देन सिंबल बी टाइप कर रहा हूँ और देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। शिफ्ट प्लस एंटर, और हमें रिजल्ट मिलता है फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं अगर ए का वैल्यू बी से ज्यादा है। ए में 50 स्टोर्ड है, बी में 100 स्टोर्ड है, तो इस ए ग्रेटर देन बी 50 100 से ज्यादा है क्या? नहीं, ये कि गलत है। क्योंकि ये गलत है इसलिए हमें फॉल्स रिजल्ट मिल रहा है। तो इसके बाद हम लोग जाके देखते हैं इस ए लेस देन बी। तो ये हमें ट्रू मिलता है क्योंकि a इज एक्चुअली लेस देन b। 50 100 से कम है इसलिए हमें a लेस देन b मिल रहा है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे अगर a का वैल्यू और b का वैल्यू सेम है क्या। तो अगर ये चेक करना है तो हम लोग डबल इक्वल टू यूज करेंगे। तो इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिल रहा है क्योंकि a और b इक्वल नहीं है। तो इसके बाद हम लोग नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे। तो a, उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन मार्क, फिर इक्वल टू डाल दीजिए, फिर b डाल दीजिए। यहाँ पे शिफ्ट प्लस एंटर, ये ट्रू आता है क्योंकि 50 इज नॉट इक्वल टू 100, दोनों अलग अलग वैल्यू है इसलिए यहाँ पे ट्रू मिलता है। तो ये सब हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। इसके बाद हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे। तो फिर से मैं यहाँ पे कमेंट टाइप कर देता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और होते हैं। तो ये जो है और का सिंबल है और ये एंड का सिंबल है। तो अभी जाके दोनों के साथ एक बार काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं ए में ट्रू का वैल्यू स्टोर करूंगा और बी में फॉल्स का वैल्यू स्टोर करूंगा। ये हो गया। और एंड जो है, अगर दो ऑपरेंड्स के बीच में हम लोग डालते हैं तो अगर दोनों ऑपरेंड्स का वैल्यू ट्रू है तभी हम लोग को फाइनल रिजल्ट ट्रू मिलता है। और अगर और की बात करें, और अगर कोई भी वैल्यू ट्रू हो तो फाइनल रिजल्ट ट्रू मिलता है। तो फिर से अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो तो यहाँ पे कोड इंप्लीमेंट कर लेते हैं, फिर जानते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ए का वैल्यू ट्रू है और बी का वैल्यू फॉल्स है। तो मैं यहाँ पे ए एंड ए लिखता हूँ और देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आता है। ए एंड ए ट्रू मिल रहा है क्योंकि ए में जो है ट्रू है और फिर से यहाँ पे ए में ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू रिजल्ट ट्रू आता है। तो मैं इसको फिर से रिप्लेस कर देता हूँ, ए एंड बी करता हूँ, तो यहाँ पे फॉल्स मिलता है क्योंकि ए में ट्रू है, बी में फॉल्स है, और ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट फॉल्स हो गया इसलिए हम लोग को फॉल्स मिल रहा है। सिमिलरली मैं इसको बी एंड ए करके चेंज करता हूँ, बी एंड ए कमांड चला रहा हूँ, फिर से हम लोग को फॉल्स मिलता है। फॉल्स इसलिए मिल रहा है क्योंकि बी में फॉल्स है, ए में ट्रू है, तो फॉल्स एंड ट्रू का रिजल्ट फॉल्स होगा। फिर से बी एंड बी चला के देखते हैं, फिर से हम लोग को फॉल्स मिलेगा क्योंकि दोनों में फॉल्स स्टोर्ड है। तो इसी तरह हम लोग और ऑपरेटर के साथ काम करते हैं। तो ए और बी हम लोग को ट्रू मिल रहा है क्योंकि ए में ट्रू स्टोर्ड है, और अगर कोई भी ऑपरेंड्स में ट्रू स्टोर्ड है तो फाइनल रिजल्ट और का ट्रू होगा। अभी बी और ए चला के देखते हैं, ये भी हम लोग को फिर से ट्रू मिल रहा है क्योंकि ए का वैल्यू ट्रू है, बी का वैल्यू फॉल्स है, और फॉल्स और ट्रू का फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। अभी ए और ए अगर रन करें फिर से ट्रू मिलता है क्योंकि ट्रू और ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू। इसके बाद हम लोग बी और बी चला के देखते हैं और हमें बी और बी से फॉल्स मिल रहा है। फॉल्स क्यों मिल रहा है? क्योंकि दोनों में फॉल्स स्टोर्ड है। तो आप ये समझिए, एंड में अगर दोनों ट्रू हो तभी आपको ट्रू का वैल्यू मिलेगा, और अगर एक भी ट्रू हो तो आपको ट्रू मिलेगा। फॉल्स तभी मिलेगा जब दोनों फॉल्स हो। तो ऐसे जो है आप एंड और ऑपरेटर के साथ काम कर सकते हो।
A Python token is the smallest meaningful component in a program. तो जो सबसे छोटा वाला component होता है उसको Python token बोलता है। और हमारे पास ये सारे tokens है, तो keywords हो गए, identifiers हो गए, literals और operators। तो ये सभी चीज़ें Python में tokens कहलाता है। तो ये सब चीज़ें एक एक बार देखते हैं हम लोग। Operators ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, तो हम लोग को बस keywords, identifiers और literals कवर करना है। तो हम लोग Python keywords से स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स है क्या? दे आर स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स। तो पाइथन में कुछ वर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं, तो मतलब उनकी अहमियत कुछ खास होता है और उनको आप किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये सब कीवर्ड्स हो गए। यील्ड और जैसे ये सब कीवर्ड्स हो गए, फॉल्स, क्लास, डेफ, फ्रॉम, रिटर्न, ट्राई, वाइल। तो ये सब चीज़ें जो है कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस होता है और इन चीज़ों को जो है आप वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम या फिर क्लास के नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इन पाइथन कीवर्ड से। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे ट्रू टाइप कर रहा हूँ, तो जैसे आप देख रहे हो, जैसे मैंने ट्रू टाइप किया ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही मैं अगर जैसे डेफ लिखता हूँ फिर से ये जो है ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। अगर इसी तरह मैं क्लास लिखता हूँ फिर से ये जो है ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब हमारे कीवर्ड्स है जिनकी कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर मान लो मैं ट्रू यूज कर रहा हूँ और ट्रू में ए स्टोर कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। कांट असाइन टू कीवर्ड, तो यहाँ पे मैं ए का जो वैल्यू है वो ट्रू में स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर ट्रू को मैं वेरिएबल के नाम की तरह यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे एरर आ रहा है क्योंकि कीवर्ड को मैं वेरिएबल का नाम नहीं दे सकता। तो ये सब कीवर्ड्स हो गए। उसके बाद हम लोग जानते हैं आइडेंटिफायर्स क्या है। तो आइडेंटिफायर्स आर बेसिकली नेम्स यूज फॉर वेरिएबल्स, फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी वेरिएबल के नाम हो, फंक्शन के नाम हो या फिर ऑब्जेक्ट के नाम हो, वो सब पाइथन आइडेंटिफायर्स कहलाता है। और ये कुछ स्पेशल रूल्स हो गए। तो एक वेरिएबल का नाम कभी जो है अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। और आइडेंटिफायर्स आर एक्चुअली केस सेंसिटिव। तो जैसे मान लो आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया स्टूडेंट, तो पहले स्टूडेंट में एस कैपिटल था और इसके बाद फिर से आपने वेरिएबल क्रिएट किया स्टूडेंट विद अ स्मॉल लेटर एस, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे। और फिर से ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक वेरिएबल का जो है फर्स्ट लेटर कभी डिजिट नहीं हो सकता। तो फिर से इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया स्टूडेंट और इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ मार्था। इसके बाद मैं और एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसमें एस कैपिटल है और इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ जूली। फिर इन दोनों को प्रिंट कर देता हूँ। पहले मैं स्टूडेंट प्रिंट कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट मिल रहा है मार्था। उसके बाद मैं कैपिटल एस के साथ स्टूडेंट प्रिंट करूँगा और मुझे रिजल्ट मिल रहा है जूली। नाउ दिस इज पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे एस, और ये पॉसिबल इसलिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। पाइथन इंटरप्रेटर इन दोनों को अलग वेरिएबल समझता है क्योंकि ये दोनों केस सेंसिटिव है। इसमें स्मॉल एस है और इसमें कैपिटल एस है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पाइथन लिटरल्स क्या है। तो लिटरल्स मतलब बस कांस्टेंट, जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकते। तो अभी तक हम लोग वेरिएबल्स देख रहे थे, तो अभी लिटरल्स आ गए। लिटरल्स मतलब कांस्टेंट जिनके वैल्यू चेंज नहीं होते। और ये लिटरल्स एक्चुअली है क्या, जो वैल्यू आप एक्चुअली वेरिएबल में स्टोर करते हो वो सब आपके लिटरल्स हो गए। तो जैसे आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए और इस वेरिएबल में आप लिटरल स्टोर करोगे। जैसे मैंने डबल कोट्स यूज किया, इन डबल कोट्स में मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। तो ये जो हेलो वर्ल्ड देख रहे हो ये एक्चुअली एक लिटरल है जो आप चेंज नहीं कर सकते। और उसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखता हूँ 3.14, फिर से ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक्चुअली एक लिटरल है जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। तो लिटरल्स मतलब बेसिकली वो डेटा है जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता। तो ये डिफरेंस है वेरिएबल्स और लिटरल्स के बीच में। तो हम लोगों ने बेसिक चीज़ें कवर कर लिया। अभी हम लोग पाइथन स्ट्रिंग्स के साथ वर्क करते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्ट्रिंग्स जो है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। तो ये सब क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब एक कैरेक्टर के बाद दूसरा कैरेक्टर लगातार आ रहा है यहाँ पे। और ये सब कैरेक्टर्स
सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स में स्टोर्ड है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड जो कि सिंगल कोट्स में स्टोर्ड है। उसके बाद दूसरा स्ट्रिंग है दिस इज स्पार्टा जो कि डबल कोट्स में स्टोर्ड है। उसके बाद और एक स्ट्रिंग है आई एम गोइंग टू फ्रांस टुमारो जो कि ट्रिपल कोट्स में स्टोर्ड है। तो आपको मान लो एक स्ट्रिंग लिखना है जो कि 2 या 3 लाइन में एक्सटेंड हो या फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना हो, तब आप ट्रिपल कोट्स यूज करोगे। तो मैं इन तीनों का एक बार एग्जांपल दे देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं अपना पहला स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं दूंगा str1 और मैं सिंगल कोट्स यूज करूंगा। सिंगल कोट्स में मैं लिखूंगा दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर मैं str1 यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो मैंने ये प्रिंट कर दिया। फिर str2, इसके बाद मैं डबल कोट्स यूज करूंगा। डबल कोट्स में लिखूंगा दिस इज माई सेकेंड स्ट्रिंग, फिर मैं str2 प्रिंट कर दूंगा। जैसे आप देख रहे हो ये मेरा दूसरा स्ट्रिंग हो गया। इसके बाद मैं str3 क्रिएट करूंगा जिसमें एक्चुअली ट्रिपल कोट्स होंगे। तो यहाँ पे मैं स्पेस दे रहा हूं, दिस स्ट्रिंग हैज लॉट ऑफ लाइन्स इन इट, एंटर कर देता। फिर मैं str3 को प्रिंट कर देता हूँ। तो ये हमारा रिजल्ट है। तो जैसे आप देख रहे हो दिस स्ट्रिंग, उसके बाद /n है। /n मतलब इसके बाद नया लाइन स्टार्ट हो रहा है। हैज, फिर से इसके बाद /n, फिर से एक बार नया लाइन स्टार्ट हो रहा है, लॉट ऑफ लाइन्स, फिर उसके बाद /n IKN 8, राइट। तो ऐसे हम एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं यूजिंग ट्रिपल कोट्स। तो वो स्ट्रिंग के बेसिक्स हो गए। अभी देखते हैं हम लोग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है विद द नेम माई नेम इज जॉन। तो वैल्यू है माई नेम इज जॉन, और अगर मुझे फर्स्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है इस पूरे स्ट्रिंग में से तो मैं इंडेक्सिंग यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा जो कि है माई स्ट्रिंग। उसके बाद मैं ये दोनों ब्रेसेस दूंगा। ब्रेसेस के अंदर मैं लिखूंगा 0 जो कि इंडेक्स वैल्यू है। तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो m का इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1 2 3 4, तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। और अगर मुझे फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू चाहिए, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर विच इज प्रेजेंट एट 0 विथ इंडेक्स, वो चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा और मुझे m मिल जाएगा। और इसी तरह अगर मुझे लास्ट कैरेक्टर चाहिए हो तो मैं यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर जो है -1 लिखूंगा जो मुझे लास्ट कैरेक्टर देगा। तो फिर से मैं ये एग्जांपल पाइथन में इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ और वेरिएबल का नाम है माई स्ट्रिंग, और उसके अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। वैल्यू है दिस इज स्पार्टा। तो ये मैंने स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया, इसको प्रिंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया और मुझे फर्स्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। ये जो है फर्स्ट कैरेक्टर है, तो माई स्ट्रिंग, इसके बाद मैं स्क्वायर ब्रेसेस लिखूंगा, और अगर मुझे टी चाहिए यहाँ से तो टी का इंडेक्स वैल्यू 0 होगा, तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। और जैसे आप देख रहे हो मैंने टी को एक्सट्रैक्ट कर दिया इस पूरे स्ट्रिंग से। और उसी तरह मुझे अगर लास्ट कैरेक्टर चाहिए हो जो कि ए है यहाँ पे, तो मुझे फिर से माई स्ट्रिंग लिखना होगा। यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस हो गया, फिर -1 टाइप कर रहा हूँ, और जैसे आप देख रहे हो मैंने ए एक्सट्रैक्ट कर लिया इस पूरे स्ट्रिंग से। तो अगर इसी तरह मुझे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना हो, तो अगर मुझे IS स्पेस SPA चाहिए, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो फिर इंडेक्सिंग देखते हैं। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5, तो ये 5 से स्टार्ट हो रहा है। मैं फिर से यहाँ पे माई स्ट्रिंग लिख देता हूँ, स्क्वायर ब्रेसेस, तो I का जो है इंडेक्स वैल्यू 5 है, तो मैं 5 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं कोलन यूज करूंगा, फिर देखते हैं कहाँ तक जाता है। 6 7 8 9 10, तो A जो है 10 पे है। तो अगर मुझे ये A भी चाहिए होगा तो मुझे 11 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन का जो है लास्ट वैल्यू वो इंक्लूसिव नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ तो मुझे P तक मिलेगा। अगर मुझे A भी चाहिए तो मुझे 11 लिखना पड़ेगा। ये मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। जैसे आप देख रहे हो एस स्पा, मुझे फाइनल रिजल्ट मिल रहा है। अगर मैं वहीं पे 10 लिखता हूँ तो आप देख रहे हो मुझे SP मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं 10 लिखता हूँ तो ये इंक्लूसिव नहीं होगा S। तो ये 5 6 7 8 9 10
10A है, बट ये 10 जो है इंडेक्स वैल्यू इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है। तो अगर मुझे इसको इंक्लूड करना पड़ेगा तो एक इंडेक्स वैल्यू बढ़ा के यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं 11 लिखता हूँ तो फाइनल रिजल्ट एस स्पा मिलता है मुझे यहाँ पे। तो हम लोगों ने देखा इंडिविजुअल कैरेक्टर्स कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक स्ट्रिंग से। तो अभी कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस के साथ काम करते हैं। तो मान लीजिए मुझे स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना हो तो मैं len फंक्शन यूज करूंगा। len फंक्शन के अंदर मैं बस ये स्ट्रिंग डाल दूंगा तो ये मुझे बताएगा स्ट्रिंग में जो है 15 कैरेक्टर है, और ये 15 कैरेक्टर में जो है स्पेस भी इंक्लूडेड है। और मान लीजिए मुझे स्ट्रिंग को जो है लोअर केस में कन्वर्ट करना हो तो मैं डॉट लोअर मेथड यूज करूंगा। तो पहले मैं स्ट्रिंग का नाम दे रहा हूँ, उसके बाद डॉट लोअर मेथड यूज करूंगा, फिर ये मुझे रिजल्ट जो है पूरे लोअर केस में देगा। उसी तरह अगर मुझे पूरे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना हो, पहले मैं स्ट्रिंग का नाम दूंगा, फिर डॉट ऑपरेटर, फिर अपर मेथड यूज करूंगा, ये पूरे स्ट्रिंग को जो है अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। फिर से ये सब एग्जांपल्स जुपिटर नोटबुक में ट्राई करते हैं। तो ये माई स्ट्रिंग ऑलरेडी है मेरे पास, मैं फिर से आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं माई स्ट्रिंग लिख दूंगा, ये हमारे पास स्ट्रिंग तैयार है। तो सबसे पहले मुझे इसका लेंथ जानना है। तो लेंथ जानना हो तो मैं len यूज करूंगा और इसके अंदर आई विल टाइप माई स्ट्रिंग, और ये मुझे बता रहा है इस पूरे स्ट्रिंग का लेंथ है 14। तो जस्ट चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट। तो पूरे 14 कैरेक्टर्स है इंक्लूडिंग द स्पेसेस इन द स्ट्रिंग। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसको लोअर केस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो टी कैपिटल है, तो मुझे टी कैपिटल नहीं चाहिए, मुझे सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माई स्ट्रिंग डॉट लोअर, ये मैं इसको सही कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो दिस इज स्पार्टा, टी जो है लोअर केस में कन्वर्ट हो गया और हमारा फाइनल रिजल्ट दिस इज स्पार्टा। उसी तरह अगर मुझे सभी को अपर केस में कन्वर्ट करना हो, माई स्ट्रिंग आई विल यूज द मेथड अपर, शिफ्ट प्लस एंटर दबा दिया मैंने और ये रिजल्ट आ गया 10 एस स्पार्टा और सभी कैरेक्टर्स कैपिटल में है। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रिंग फंक्शन हो गया। अभी और कुछ फंक्शंस के साथ वर्क करते हैं। तो मान लेते हैं इनिशियली स्ट्रिंग था माई नेम इज जॉन, तो मुझे कुछ कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है। तो जैसे यहाँ पे y के बदले मुझे a रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे रिप्लेस मेथड यूज कर सकते हैं। पहले हम लोग स्ट्रिंग या फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद डॉट ऑपरेटर यूज करके हम लोग मेथड को इन्वोक करेंगे। तो माई स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, और ये 2 पैरामीटर लेता है। फर्स्ट पैरामीटर में हम लोग वो कैरेक्टर देंगे जिस कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, तो हम लोग को y रिप्लेस करना है। सेकेंड कैरेक्टर वो है जिसके साथ रिप्लेस करना है, तो मुझे y को a के साथ रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे इनिशियली y था, उसको मैंने a से रिप्लेस कर दिया, तो माई नेम इज जॉन चेंज होके बन गया माई नेम इज जॉन। उसके बाद हमारे पास और एक फंक्शन है जिसका नाम है काउंट। तो हम लोग को अगर जानना हो कोई सब स्ट्रिंग कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास स्ट्रिंग है हेलो हेलो वर्ल्ड, तो अगर मुझे जानना है हेलो कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, तो मैं काउंट मेथड यूज कर सकता हूँ। और काउंट मेथड के अंदर मैं बस एक ही पैरामीटर ले रहा है और वो एक पैरामीटर जो है हेलो है, और मैं जानना चाह रहा हूँ हेलो कितनी बार रिपीट हो रहा है, और ये मुझे बता रहा है हेलो जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। तो फिर से ये दोनों पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मुझे एक वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो फिर से इसी को लेते हैं माई स्ट्रिंग को। तो अगर मुझे इस को आर से रिप्लेस करना है, तो मुझे दिस इज स्पार्टा को दिस आर स्पार्टा में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। माई स्ट्रिंग, उसके बाद डॉट रिप्लेस मेथड यूज करना है। तो फर्स्ट पैरामीटर वो है जिसको मुझे रिप्लेस करना है, तो एस को रिप्लेस करना है मुझे, किसके साथ रिप्लेस करना है, आर के साथ। तो मैं प्रिंट कर देता हूं, जैसे आप देख रहे हो दिस एस स्पार्टा 10 आर स्पार्टा में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके बाद हमारे पास काउंट फंक्शन आता है, तो मैं एक नया स्ट्रिंग बना लेता हूं यहाँ पे, इसका नाम str न्यू कर देते हैं, और इसमें हम लोग स्टोर करेंगे स्पार्टा 300 300 300 300, फिर बस s लिख देते हैं इसमें,
फिर मैं स्ट्रिंग को एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। अभी मुझे जानना है स्पार्टा का काउंट क्या है और 300 का काउंट क्या है। यहाँ पे str न्यू डॉट काउंट, फिर इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्पार्टा। तो जैसे आप देख रहे हो स्पार्टा एक बार है, तो यहाँ पे हमने स्पेलिंग जो है अलग दे दिया था, तो ये हो गया SPARATA। तो अभी फिर से इसका भी काउंट 1 है। तो अभी मुझे जानना है 300 कितनी बार आ रहा है इसके अंदर, तो मैं बस 300 लिख देता हूँ। तो आप देख रहे हो 300 जो है 4 बार आ रहा है। सिमिलरली S लिखूंगा मैं, तो आप देख रहे हो S जो है 4 बार आ रहा है, तो बस S, तो S 1 2 फिर 3 हो गया यहाँ पे। तो आप देख रहे हो S जो है 3 बार आ रहा है। ये 3 बार इसलिए आ रहा है क्योंकि S जो है स्पार्टा में भी प्रेजेंट है। तो S इज कमिंग वंस, फिर यहाँ पे दूसरी बार आ रहा है, फिर यहाँ पे तीसरी बार आ रहा है। तो S जो है टोटली 3 बार प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अभी दो और फंक्शन है यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन है फाइंड और दूसरा फंक्शन है स्प्लिट। तो अगर हमें जानना है किसी कैरेक्टर का इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो जैसे यहाँ पे कैरेक्टर हो गया या फिर सबस्ट्रिंग हो गया, तो यहाँ पे मुझे जानना है स्पार्टा का सबस्ट्रिंग। तो अगर मुझे जानना है ये जो स्पार्टा सबस्ट्रिंग है इसके फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो बस मैं इसमें स्पार्टा डाल दूंगा। तो आप देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो सबस्ट्रिंग है इसका कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स वैल्यू 8 है और वो हमें रिटर्न कर रहा है। और ये ज़रूरत नहीं हम लोग पूरा वर्ड दे, तो अगर किसी भी कैरेक्टर का या फिर किसी भी सबस्ट्रिंग का हमें फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स चाहिए तो हम लोग फाइंड मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपके पास ऐसा स्ट्रिंग है जो कि कमा सेपरेटेड है, तो और उस कमा सेपरेटेड स्ट्रिंग को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना हो तो हम स्प्लिट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कमा के बाद जो है, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जहाँ पे भी कमा हो मुझे उस चीज़ को एक अलग एंटिटी की तरह दिखाना है यहाँ पे, तो मैं स्प्लिट मेथड यूज़ करूँगा और यह एक ही पैरामीटर लेता है, वो है स्प्लिट क्राइटेरिया। और ये स्प्लिट क्राइटेरिया यहाँ पे कमा है। तो आई लाइक एप्पल्स, उसके बाद कमा आ गया, इसलिए ये हमारा फर्स्ट आइटम हो गया। सेकेंड आइटम कमा के बाद फिर से यहाँ पे कमा आ गया, ये हमारा थर्ड आइटम हो गया। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। मान लीजिए आपने ए दे दिया है, तो जहाँ पे भी ए आता है तो आई लाइक स्पेस जो है आपका फर्स्ट एंटिटी बन जाएगा। तो ऐसे आप जो है स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हो। तो मैं इन दोनों का एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले एक नया स्ट्रिंग बना लेता हूँ, फिर से स्ट्रिंग का नाम माई स्ट्रिंग देता हूँ और इसमें मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड इज ऑसम। मैंने एंटर दबा दिया और मुझे जानना है आई का इंडेक्स वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बस लिखूंगा माई स्ट्रिंग डॉट फाइंड और यहाँ पे मैं आई लिख दूंगा यहाँ पे। तो देखते हैं ये मुझे सही रिजल्ट दे रहा है या फिर नहीं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आई 12th इंडेक्स पोजीशन पे प्रेजेंट है और मेरा रिजल्ट वही है यहाँ पे। तो इस तरह हम लोग फाइंड मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक नया स्ट्रिंग फिर से बना लेता हूँ, इसका नाम str फाइनल दे देता हूँ और मान लेते हैं हम लोग कुछ नया स्ट्रिंग देते हैं प्रेसिडेंट ओबामा is the best president of यूनाइटेड स्टेट्स। फिर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो अगर मुझे इस पूरे चीज़ को हर ई के बाद सेपरेट करना है तो str फाइनल डॉट स्प्लिट, फिर यहाँ पे मैं ई लिख दूंगा और देखते हैं क्या होता है। तो जैसे आप देख रहे हो ई के पहले पी आर था वो एक हो गया, ई के बाद फिर से हम लोग को एस आई डी मिल रहा है, वो एक अलग आइटम हो गया। इसके बाद फिर से ई आ रहा है, फिर एन टी ओबामा एस टी एच ये हो गया। तो आपका ई जो है स्प्लिट क्राइटेरिया की तरह काम कर रहा है। तो ई के पहले जो भी है वो एक आइटम होगा, ई के बाद जो भी होगा वो अलग आइटम होगा।
तो हम लोगों ने स्ट्रिंग फिनिश कर दिया। अभी हम लोग देखते हैं बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है पाइथन में। तो पाइथन में 4 बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स है, वो हो गया ट्यूपल, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। तो सबसे पहले ट्यूपल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, ट्यूपल इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंक्लोज्ड विद इन राउंड ब्रैकेट्स। तो ये ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। तो अभी तक हम लोग वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे थे जिसमें आप एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते थे। तो अभी जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा आपको बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो जैसे आप ट्यूपल में हेट्रोजेनस एलिमेंट्स मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर किया है, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर किया है और एक लॉजिकल वैल्यू स्टोर किया है इन राउंड ब्रेसेस के अंदर, और इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ TUP1 के अंदर। और जैसे यहाँ पे लिखा है ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल, मतलब अगर आप कोई वैल्यू इसमें स्टोर कर देते हो फिर उसके बाद आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिक प्रीमाइस ट्यूपल का ये है। तो आप डिफरेंट एलिमेंट्स एक ट्यूपल के अंदर स्टोर कर सकते हो और वो एक ऑर्डर में स्टोर होंगे, और एक बार आपका ट्यूपल बन जाए उसके बाद आप कोई भी चेंजेस उस ट्यूपल के अंदर नहीं कर सकते। तो पहले एक्चुअली पाइथन में जाते हैं और हमारा पहला ट्यूपल बनाते हैं। यहाँ पे TUP1 लिखूंगा मैं यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको बताया ट्यूपल क्रिएट करने के लिए आपको राउंड ब्रेसेस यूज करने पड़ेंगे। तो मैं राउंड ब्रेसेस यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करूंगा, उसके बाद एक लॉजिकल वैल्यू स्टोर करूंगा, उसके बाद मैं एक फ्लोटिंग वैल्यू यूज करूंगा, फिर उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी दे देता हूँ। कॉम्प्लेक्स वैल्यू मान लीजिए 5 - 7j हो गया यहाँ पे। तो मैंने ट्यूपल क्रिएट कर लिया है। TUP1 प्रिंट करते हैं और ये हमारा ट्यूपल हो गया। फिर इसका टाइप चेक करेंगे, टाइप ऑफ TUP1। तो जैसे आप देख रहे हो ये हमें बता रहा है हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उस ऑब्जेक्ट का टाइप है ट्यूपल। तो वो ट्यूपल के बेसिक्स हो गए। फिर अभी देखते हैं अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स या फिर इंडिविजुअल आइटम्स एक्सट्रैक्ट करने हो ट्यूपल से तो कैसे कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग और ट्यूपल बेसिकली सेम ही तरह काम करते हैं और इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है यहाँ पे। और जैसे मुझे फर्स्ट एलिमेंट अगर एक्सट्रैक्ट करना हो तो फिर से पहले ट्यूपल का नाम दे दो, उसके बाद इंडेक्सिंग कर दो। इंडेक्सिंग के अंदर आप कौन सा इंडेक्स चाहिए, कौन सा एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है। तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए इसमें से तो मैं इंडेक्स 0 दूंगा और यहाँ पे मैं जो है फर्स्ट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। और सिमिलरली अगर मुझे लास्ट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना हो, पहले ट्यूपल का नाम दे दो, फिर स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर -1 लिखो, ये आपको लास्ट एलिमेंट देगा। इसी तरह आपको सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करना हो तो मुझे A, ट्रू और 2 चाहिए। तो यहाँ पे जैसे इंडेक्सिंग जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 2 3 एंड 4। आपने 4 इसलिए दिया है क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, तो ये 2 पे एंड हो जाएगा और B इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो हमारे पास ये TUP1 ऑलरेडी है। तो मान लीजिए मुझे ये फर्स्ट एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना हो। अगर फर्स्ट एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना हो TUP1 लिख दूंगा, स्क्वायर ब्रेसेस लिखूंगा और 0 लिखूंगा इसके अंदर। तो जैसे आप देख रहे हो मैंने 1 एक्सट्रैक्ट किया है इस ट्यूपल से। और सिमिलरली मुझे लास्ट एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना हो, TUP1 लिखूंगा, स्क्वायर ब्रेसेस, फिर -1 लिखूंगा मैं, तो ये मुझे लास्ट एलिमेंट देगा। तो अगर मुझे जैसे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स चाहिए, TUP1 फिर ये 0 से लेकर जो है 2 तक जाएगा। तो 0 से लेकर अगर मैं 2 तक देता हूँ तो मुझे 1 और ट्रू जो है मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक ट्यूपल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बता दिया है, एक ट्यूपल जो है इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है। तो आप कोई भी चेंजेस करना चाहो तो वो सब चेंजेस आप नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। तो जैसे यहाँ पे हमारा ट्यूपल था, उसमें हम लोग वो एलिमेंट विच वॉज प्रेजेंट एट सेकेंड इंडेक्स उसको चेंज करना चाह रहा है। तो उसमें हम लोग और कोई वैल्यू था, उस वैल्यू को हेलो के साथ रिप्लेस करना चाह रहा है। तो यहाँ पे हमें एरर आ रहा है, और एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि, और ये एरर क्या बता रहा है, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। और ये इसलिए है बिकॉज ट्यूपल इज इम्यूटेबल। तो फिर से ये TUP1 लेते हैं और आई विल टेक दिस एलिमेंट जो कि इंडेक्स नंबर 2 पे प्रेजेंट है। तो TUP1 इंडेक्स नंबर 2, मान लीजिए मैं इसमें
असाइन करना चाहता हूँ दिस इज स्पार्टा। तो देखते हैं क्या आता है। हम लोग को एरर मिलता है क्योंकि एक बार ट्यूपल बन गया तो बन गया, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ बेसिक ट्यूपल ऑपरेशंस हो गया। तो मान लीजिए आपको एक ट्यूपल का लेंथ फाइंड आउट करना है, तो सिमिलरली जैसे स्ट्रिंग के साथ यूज़ किया था उसी तरह आप एलियन मेथड यूज़ कर सकते हो। तो एलियन के अंदर आप ट्यूपल का नाम डाल दीजिए, वो आपको जो है लेंथ ऑफ ट्यूपल देगा। तो ये आपको बता रहा है इस ट्यूपल में 6 एलिमेंट प्रेजेंट है। उसके बाद मान लीजिए आपको दो ट्यूपल को कॉन्कैटिनेट करना है। तो यहाँ पे ट्यूब 1 है जिसमें 1 2 3 प्रेजेंट है, ट्यूब 2 है जिसमें 4 5 6 प्रेजेंट है, और आपको इन दोनों को कॉन्कैटिनेट अगर करना हो तो बीच में एक प्लस ऑपरेटर डाल दीजिए। सो TUP1 प्लस TUP2 आपको रिजल्ट मिलेगा 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा TUP1 ऑलरेडी है यहाँ पे, और मुझे जानना है कितने एलिमेंट्स है उसमें। लेंथ ऑफ TUP1, तो ये मुझे बता रहा है इस ट्यूपल में 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, जो कि एक्चुअली करेक्ट है, 1 2 3 एंड 4। अभी मुझे दो ट्यूपल्स को कॉन्कैटिनेट करना है, तो मैं दो नए ट्यूपल बना लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी इस बार TUP1 में 1 2 और 3 स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद TUP2 है जिसमें मैं 4 5 और 6 स्टोर कर रहा हूँ। तो TUP1 TUP2 दोनों बन गए। मैं एक बार इन दोनों को प्रिंट कर देता हूँ। तो ये दोनों प्रिंट भी हो गए। इसके बाद मुझे TUP2 को TUP1 के एंड में कॉन्कैटिनेट करना है, या फिर TUP2 को TUP1 के एंड में ज्वाइन करना है। तो बस TUP1 प्लस TUP2। तो जैसे आप देख रहे हो मैंने TUP2 को TUP1 के एंड में कॉन्कैटिनेट कर दिया। अभी देखते हैं अगर इन दोनों को चेंज करें, TUP2 प्लस TUP1 करे तो क्या मिलता है। तो जैसे आप देख रहे हो अभी मैंने TUP2 के एंड में TUP1 को कॉन्कैटिनेट किया है। तो जो भी वेरिएबल आप पहले देते हो या फिर जो भी ट्यूपल आप पहले देते हो वो उस ट्यूपल के एलिमेंट्स आपको पहले मिलेंगे, और फिर प्लस ऑपरेटर के बाद जो भी ट्यूपल देते हो वो पहले ट्यूपल में कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। तो ये सीक्वेंस डिपेंड करेगा आप कैसे देते हो। तो इसके बाद अगर आपको जैसे कोई ट्यूपल के एलिमेंट्स को रिपीट करना हो तो देखते हैं कैसे करना है। तो इस ट्यूपल में बस दो ही एलिमेंट प्रेजेंट है, स्पार्टा और 300, और यहाँ पे मैं इन दो एलिमेंट्स को 3 बार रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर रिपीट करना हो बस इनटू ऑपरेटर यूज़ करिए, और जितनी बार रिपीट करना हो वो वाला नंबर डाल दीजिए। क्योंकि मुझे 3 बार रिपीट करना है, यहाँ पे मैं इनटू 3 कर रहा हूँ और यहाँ पे ये सब रिपीट हो गए। तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट बेसिक्स के लिए थोड़ा सा है। तो यहाँ पे TUP1 है, TUP2 है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे TUP1 को 3 बार रिपीट कर रहा हूँ। 3 बार रिपीट करने के बाद TUP2 में जो भी एलिमेंट्स है उनको यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ। तो इन दोनों को एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास TUP1 और TUP2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैं TUP1 के एलिमेंट्स को अगर 5 बार रिपीट करना चाहूँ तो TUP1 इंटू 5 लिख देता हूँ, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 5 बार रिपीट हुआ है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम। तो मैंने 5 बार जो है इन एलिमेंट्स को रिपीट किया है। तो ये मेरा हो गया। इसके बाद इसी में जो है मैं ट्यूपल 2 को कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ। यहाँ पे प्लस लिखूंगा, इसके बाद TUP2 लिखूंगा, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। राइट, ये मेरा पूरा ट्यूपल 1 के एलिमेंट्स को 5 बार रिपीट किया है, उसके बाद ट्यूपल 2 के एलिमेंट्स को मैंने एंड में कॉन्कैटिनेट कर दिया है। इसके बाद फिर से कुछ बेसिक फंक्शंस देखते हैं ट्यूपल के। तो मान लीजिए हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हो, तो बस मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन यूज़ करना होगा। मिन फंक्शन में आप ट्यूपल का नाम डाल लीजिए और ये आपको बता रहा है इस ट्यूपल में मिनिमम वैल्यू इज 1। फिर मैक्स फंक्शन जो है सिमिलरली एक्ट करता है। मैक्स फंक्शन के अंदर इफ़ यू पुट इन TUP1 ये आपको बताएगा मैक्सिमम वैल्यू इज 5। तो फिर से मैं और एक ट्यूपल बना लेता हूँ यहाँ पे TUP1, इसमें कुछ वैल्यूज़ डाल लेता हूँ मैं 10 20 30 40 50 एंड 60। फिर मुझे जानना है TUP1 में मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम ऑफ TUP1, और ये मुझे बता रहा है इस ट्यूपल में मिनिमम वैल्यू 10 है। उसी तरह अगर मुझे जानना है मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो मैक्स ऑफ TUP1, और ये मुझे बता रहा है कि इस ट्यूपल में मैक्सिमम वैल्यू इज 60। तो ये हमारा ट्यूपल हो गया। इसके बाद लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो कि लिस्ट है।
तो लिस्ट और ट्यूपल में डिफरेंस ये है, ट्यूपल जो है इम्यूटेबल होता है और लिस्ट म्यूटेबल होता है। इसका मतलब ये है, एक बार आपने लिस्ट बना लिया तो उसके बाद फिर से आप जाके उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, तो उसके एलिमेंट्स परमानेंट नहीं है। और लिस्ट जो है स्क्वायर, और आप एक लिस्ट को जो है स्क्वायर ब्रेसेस के साथ डिफाइन करते हो, जबकि एक ट्यूपल आता है, ट्यूपल को आप राउंड ब्रेसेस से डिफाइन करते हो। और बाकी तो आप मतलब हेट्रोजेनस एलिमेंट्स एक लिस्ट के अंडर स्टोर कर ही सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आप पहले 1 स्टोर कर रहे हो जो कि इंटीजर है, उसके बाद एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर रहे हो, उसके बाद एक बुलियन वैल्यू स्टोर कर रहे हो। तो डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ ट्यूपल इज, लिस्ट म्यूटेबल होता है और ट्यूपल इम्यूटेबल होता है। और लिस्ट को आप स्क्वायर ब्रेसेस से बनाते हो और ट्यूपल को आप राउंड ब्रेसेस से बनाते हो। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, L1 स्क्वायर ब्रेसेस डालूंगा, फिर एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करूंगा, उसके बाद एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करता हूँ स्पार्टा, उसके बाद एक फ्लोटिंग वैल्यू 3.14, उसके बाद एक बुलियन वैल्यू ट्रू। तो ये सब मैंने बना दिया। इसके बाद L1 को प्रिंट करता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो ये सब जो है स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर प्रेजेंट है। और मैं टाइप चेक करूंगा, टाइप ऑफ L1, और ये मुझे बता रहा है ये एक लिस्ट क्रिएट किया है मैंने। तो लिस्ट बना दिया। इसके बाद फिर से वही चीज़ देखते हैं, एक लिस्ट से जो है इंडिविजुअल एलिमेंट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करें। तो मुझे इसमें से सेकेंड एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना हो, तो सेकेंड एलिमेंट इंडेक्स नंबर 1 पे प्रेजेंट है, तो ऐसे मैंने सेकेंड एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया है, विच इज ए। इसके बाद मुझे सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स अगर एक्सट्रैक्ट करना हो, तो एलिमेंट यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स नंबर 2 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 0 1 2 ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फिर ये मैं 2 से लेकर 3 4 5, और ये आपको अभी ऑब्वियसली पता चली होगा 5 इज एक्सक्लूसिव, इसलिए मुझे 3 तक वैल्यूज मिलेंगे। तो ये हमारे पास लिस्ट ऑलरेडी है ही। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करूंगा, L1 स्क्वायर ब्रेसेस, अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना हो 0 दूंगा। सिमिलरली अगर मुझे लास्ट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना हो तो मैं -1 दूंगा, और मैंने लास्ट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर दिया। और अगर मुझे सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करना हो, तो जैसे मुझे स्पार्टा और 3.14 चाहिए, तो ये जाएगा 1 से लेकर 3 तक, क्योंकि ये वाला इंक्लूसिव नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से L1 लिख देता हूँ, और इसके बाद मेरा इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 1 से और ये जाएगा 3 तक। तो मैंने स्पार्टा और 3.14 एक्सट्रैक्ट कर दिया इस पूरे लिस्ट से। अभी देखते हैं एक लिस्ट के वैल्यूज़ को चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है, मतलब उसके वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे इनिशियली इस लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू 1 था, और मैं उस वैल्यू को 100 से चेंज कर रहा हूँ, तो बस L1, उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर इंडेक्स का वैल्यू, उसके बाद उस इंडेक्स के वैल्यू में जो प्रेजेंट है उसको मैं 100 से रिप्लेस कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मुझे एक नया एलिमेंट ऐड करना हो तो मैं अपेंड मेथड यूज़ करूँगा। तो अपेंड मेथड यूज़ करके मैं एक नया आइटम ऐड कर रहा हूँ जिसका वैल्यू है स्पार्टा। सिमिलरली अगर मुझे एक एलिमेंट इससे पॉप आउट करना हो तो L1 डॉट पॉप, और मैं लास्ट एलिमेंट को पॉप आउट कर रहा हूँ, तो C जो है इससे निकल गया, और फाइनल रिजल्ट में आप देख रहे हो C नहीं है यहाँ पे। तो फिर से इन सब चीज़ों को पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारा L1 हो गया, फिर से मैं L1 को प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। तो अगर मुझे 1 को 100 से रिप्लेस करना हो तो L1 स्क्वायर ब्रेसेस इंडेक्स का वैल्यू जो है 0 हो गया यहाँ पे, और मुझे इसको 100 से रिप्लेस करना है, मैं बस 100 लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर मैं L1 को प्रिंट करूँगा, और जैसे आप देख रहे हो मैंने 1 को जो है 100 से रिप्लेस कर दिया है। और इसके बाद अभी देखते हैं नया एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं एक लिस्ट में। तो ये हमारा L1 है, तो मुझे इसके एंड में एक नया एलिमेंट ऐड करना है, तो L1 डॉट अपेंड, और मुझे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऐड करना है इसमें, जो कि है -87.99। तो फिर मैं L1 प्रिंट कर देता हूँ अभी। तो जैसे आप देख रहे हो इनिशियली ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट था, जो कि लास्ट में अपेंड हुआ है -87.99। इसके बाद जाके देखते हैं हम लोग कोई एलिमेंट को पॉप आउट कैसे कर सकते हैं या फिर रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो बस L1 डॉट पॉप, आप एंटर दबाइए, तो ये बता रहा है कि -87.99 हम लोगों ने इस लिस्ट से हटा दिया है। तो आप देखिए फिर से जो है -87.99 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लिस्ट। तो अभी कुछ और मेथड्स देखते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें ये सब एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो मुझे अगर इन सब एलिमेंट्स को रिवर्स करना हो तो मैं रिवर्स मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो इनिशियली ये लिस्ट था, मैंने रिवर्स मेथड यूज़ किया और आप देख रहे हो ये सब एलिमेंट्स रिवर्स हो गए। तो सिमिलरली अगर मुझे कोई एक एलिमेंट किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स पे इंसर्ट करना हो तो मैं इंसर्ट मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सब मेरे एलिमेंट्स हो गए और मुझे स्पार्टा इंडेक्स नंबर 1 पे इंसर्ट करना है। तो इसके बाद मैं L1 प्रिंट करो और आप देख रहे हो स्पार्टा जो है इंडेक्स नंबर 1 पे प्रिंट हो गया और बाकी सब जो एलिमेंट्स है वो एक एक स्टेप आगे हो गए। तो इनिशियली A was present at इंडेक्स नंबर 1 जो कि एक इंडेक्स आगे हो गया, अभी इंडेक्स नंबर 2 बन गया। सिमिलरली 2 जो पहले इंडेक्स नंबर 2 पे प्रेजेंट था वो अभी इंडेक्स नंबर 3 पे प्रेजेंट है। ये पहले इंडेक्स नंबर 3 पे प्रेजेंट था B और अभी B जो है इंडेक्स नंबर 4 पे प्रेजेंट है। तो जब आप कोई इंसर्ट करते हो एलिमेंट, उसके आगे जो भी एलिमेंट्स हो वो एक एक इंडेक्स से बढ़ जाते हैं। उसके बाद अभी देखेंगे कोई लिस्ट को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब हमारे पास फ्रूट्स है और इन सभी फ्रूट्स के नेम्स को हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो बस राइट डाउन L1 डॉट सॉर्ट और आप देख रहे हो ये सब अल्फाबेटिकली सॉर्ट आ गया। पहले एप्पल, बनाना, फिर गुआवा, फिर मैंगो। फिर से मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ। L1 मैं कुछ वैल्यूज दे देता हूँ इसमें। पहले मान लेते हैं एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ मैं, उसके बाद कोई रैंडम नंबर्स दे रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं एक बुलियन वैल्यू देता हूँ ट्रू, फिर से और एक बुलियन वैल्यू हो गया फॉल्स। तो ये सब एलिमेंट्स जो है इसमें हो गए। L1 मैंने प्रिंट कर दिया और अभी मुझे इन सब एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो ये हो जाएगा L1 डॉट रिवर्स। अभी देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। L1 प्रिंट कर देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो ये हमारा इनिशियल लिस्ट था, मैंने सभी को रिवर्स कर दिया, फिर ये सब एलिमेंट्स रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गए। तो अभी मान लीजिए मुझे कोई वैल्यू जो है इंसर्ट करना हो इसमें, तो मुझे एक वैल्यू इंसर्ट करना है इंडेक्स नंबर 3 पे। तो यहाँ पे 0, 1, 2 और 3 प्रेजेंट है, तो मुझे एक नया वैल्यू इंसर्ट करना है जो कि इंडेक्स नंबर 3 पे जाएगा। तो L1 डॉट इंसर्ट, एक फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे हो गया इंडेक्स का वैल्यू। फिर मुझे क्या इंसर्ट करना है, मुझे इंसर्ट करना है हेलो यहाँ पे। तो मैं L1 प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे आप देख रहे हो इंडेक्स नंबर 3, 0, 1, 2 और 3 पे मैंने हेलो इंसर्ट कर दिया है। तो ये दोनों मेथड्स हो गए। इसके बाद हमारे पास आखिरी मेथड बचा था जहाँ पे हम लोग देख रहे थे एलिमेंट्स को सॉर्ट कैसे करना। तो मैं L1 लेता हूँ यहाँ पे, इसमें मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स दे देता हूँ। तो बस A हो गया है, इसके बाद F, D, फिर B, फिर मान लेते हैं मैंने दे दिया है यहाँ पे Z। तो ये मेरा लिस्ट बन गया यहाँ पे। फिर मैं L1 डॉट सॉर्ट टाइप करूँगा, फिर मैं L1 प्रिंट कर देता हूँ और जैसे आप देख रहे हो ये पूरा जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट हो गया। तो इनिशियली इट वाज A, F, D, B, Z, फिर बाद में ये प्रिंट हो गया A, B, D, F, Z। तो अभी लिस्ट के कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं। तो जैसे हमने ट्यूपल के साथ देखा था, अगर दो ट्यूपल को कॉन्कैटिनेट करना हो तो बस प्लस ऑपरेटर यूज़ करो, एंड दैट इज़ व्हाट विल बी डूइंग विद लिस्ट एज वेल। तो दो लिस्ट हो गए यहाँ पे, दो लिस्ट के बीच में बस प्लस ऑपरेटर यूज़ करो और आप देख रहे हो L2 के जो भी एलिमेंट्स है वो सब L1 के एंड में कॉन्कैटिनेट हो गए। सिमिलरली अगर मुझे जो है किसी एलिमेंट को रिपीट करना हो या फिर सारे एलिमेंट्स को रिपीट करना हो तो बस इनटू ऑपरेटर यूज़ करो और जितनी बार रिपीट करना हो वो वाला नंबर यहाँ पे दे दो। तो मेरे पास 3 एलिमेंट है यहाँ पे और इन तीनों एलिमेंट को मुझे 3 बार रिपीट करना है। तो बस L1 इंटू 3 और ये मुझे फाइनल रिजल्ट दे देगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास L1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं L2 बना लेता हूँ यहाँ पे। L2 में आई विल जस्ट राइट एप्पल, उसके बाद बनाना, एंड देन आई विल ऐड थर्ड एलिमेंट जो कि होगा मैंगो। तो मैंने दो लिस्ट बना लिया यहाँ पे। दो लिस्ट बनाने के बाद मुझे L2 को L1 के एंड में कॉन्कैटिनेट करना है, तो L1 प्लस L2, और आप देख रहे हो मैंने इन तीनों एलिमेंट्स को इस एलिमेंट्स के बाद कॉन्कैटिनेट कर दिया। फिर अभी देखते हैं एलिमेंट्स को रिपीट कैसे करें। तो ये मेरा L2 हो गया, L2 को फिर से रिपीट करते हैं। तो L2 इंटू, मुझे अगर 5 बार रिपीट करना हो तो इंटू 5 कर दो, राइट। तो ये एप्पल, बनाना, मैंगो जो है 5 बार रिपीट हो गया और इसके एंड में मुझे L1 कॉन्कैटिनेट करना है, तो बस प्लस L1 लिख दो
और आप देख रहे हो ये सब मैंने रिपीट किया, फिर L2 के वैल्यूज़ को मैंने L1 के एंड में कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो हम लोगों ने लिस्ट फिनिश कर दिया। सो लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो कि डिक्शनरी है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स एंक्लोज्ड विद इन दीज कर्ली ब्रेसेस। तो डिक्शनरी और बाकी जो हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स देखे हैं, डिफरेंस ये, डिक्शनरी में हमारे पास की वैल्यू पेयर होता है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो एप्पल 10, तो एप्पल हमारा की है 10 वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पे ऑरेंज हमारा की हो गया है 20 वैल्यू हो गया है। तो की वैल्यू पेयर, तो आप मल्टीपल की वैल्यू पेयर जो यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। और फिर से डिक्शनरी म्यूटेबल है, तो जैसे आपने डिक्शनरी बना लिया एक बार, फिर उसके बाद जो भी एलिमेंट्स हो उनको आप बाद में चेंज कर सकते हो। और यू क्रिएट अ डिक्शनरी विद दीज कर्ली ब्रेसेस। तो पाइथन में हमारा फर्स्ट डिक्शनरी क्रिएट करता है और मैं वेरिएबल का नाम D1 लिखता हूँ। तो कर्ली ब्रेसेस दे दिया मैंने। तो फिर से हम लोग वही फ्रूट का एग्जाम्पल लेंगे। तो मान लेते हैं हमारा फर्स्ट फ्रूट हो गया है एप्पल, जो कि की है, और इसका वैल्यू जो कि मान लेते हैं एप्पल का कॉस्ट है। तो एप्पल का कॉस्ट 50 हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया है मैंगो, और मैंगो का कॉस्ट हो गया है मान लेते हैं 100। उसके बाद और एक एलिमेंट देता है, फिर मान लेते हैं हमारे पास गुआवा है, और गुआवा का कॉस्ट 200 रुपये। फिर उसके बाद हमारे पास जो है बनाना भी है, और बनाना का कॉस्ट मान लेता है 500 है। तो हम लोगों ने डिक्शनरी क्रिएट कर लिया। D1 प्रिंट कर देता हूँ, और अभी इसका जो है टाइप भी देखते हैं। टाइप के अंदर मैं D1 पास कर रहा हूँ, और जैसे आप देख रहे हो इसका टाइप जो ये डिक्ट दिखा रहा है, मतलब ये कि एक डिक्शनरी है। तो अभी फिर से वही चीज़ देखते हैं। तो अगर हम लोग को कीज़ और वैल्यूज़ इंडिविजुअली एक्सट्रैक्ट करना हो एक डिक्शनरी से, कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रूट डिक्शनरी है यहाँ पे, और मुझे बस कीज़ एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो कीज़ जो है ये हो गया एप्पल, ऑरेंज, बनाना और गुआवा। तो पहले डिक्शनरी का नाम दीजिए, फिर डॉट ऑपरेटर यूज़ करिए, फ्रूट डॉट, फिर मेथड यहाँ पे कीज़ है, फ्रूट डॉट कीज। जब आप टाइप करेंगे तो आप जो भी कीज़ है उन सभी को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली आपको बस वैल्यूज़ चाहिए, तो फ्रूट जो कि डिक्शनरी का नाम है, डॉट ऑपरेटर, आप वैल्यूज मेथड यूज करिए। तो जो भी वैल्यूज है उन सभी वैल्यूज को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे। तो हमारे पास ऑलरेडी ये डिक्शनरी तैयार है, और मुझे बस जो भी कीज है उनको एक्सट्रैक्ट करना है। तो D1 डॉट कीज टाइप करने के बाद एंटर दबाऊंगा, और मुझे ये रिजल्ट जो है मिल गया है। तो डिक्ट कीज मुझे बता रहा है इस डिक्शनरी में ये सब कीज प्रेजेंट है। सिमिलरली मुझे अगर वैल्यूज चाहिए, D1 डॉट वैल्यूज टाइप करो, शिफ्ट एंटर, और ये सभी जो है वैल्यूज मुझे मिल गए। तो अभी देखते हैं हम एक डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा सेम डिक्शनरी है। तो इनिशियली जो है हमारे पास मैंगो प्रेजेंट नहीं था, तो हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले डिक्शनरी का नाम देंगे, फिर स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर हम की देंगे। की यहाँ पे मैंगो हो गया, और उस की का वैल्यू हम इक्वल टू ऑपरेटर के साथ असाइन करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो इनिशियली मैंगो 50 नहीं था, फिर बाद में हम लोग जब प्रिंट कर रहे हैं उसके बाद हम लोगों ने ये नया की वैल्यू पेयर ऐड कर दिया, जहाँ पे मैंगो इज द की एंड 50 इज द वैल्यू। फिर हम लोग देख रहे हैं एक एग्जिस्टिंग एलिमेंट जो प्रेजेंट है उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो इनिशियली हमारे पास ये की वैल्यू एप्पल 10 था, और मैं उसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो एप्पल का कॉस्ट इनिशियली हम लोगों ने 10 डाला था, बट 10 काफ़ी इतना सस्ता एप्पल तो कहीं मिलता नहीं है, तो हम लोगों ने 10 को चेंज करके 100 डाल दिया। तो 10 यहाँ पे 100 हो गया। तो ये हम चेंजेस जो है डिक्शनरी में डाल के देखते हैं। तो ये हमारा D1 हो गया। मैं बस D1 यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे एक नया की वैल्यू पेयर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे D1 मैं टाइप कर रहा हूँ, और मान लेते हैं मुझे जो है ऑरेंज काफ़ी पसंद है, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज ऐड कर रहा हूँ, और ऑरेंज का कॉस्ट मान लेते हैं सिर्फ 5 है। तो ये मैंने कर दिया। फिर मैं D1 को प्रिंट कर देता हूँ। तो ये हमारा जो है इनिशियल डिक्शनरी था जिसमें ऑरेंज प्रेजेंट नहीं था, और यहाँ पे हमने सक्सेसफुली जो है ऑरेंज को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो सिमिलरली अगर मुझे जैसे कोई भी वैल्यू मॉडिफाई करना हो, तो यहाँ पे बनाना का कॉस्ट जो है 500 है। तो मैं D1 टाइप कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रेसेस, इसके अंदर मैं की का जो है नेम लिखूंगा, की एस बनाना। और अगर मुझे इसका वैल्यू मॉडिफाई करना हो, तो इनिशियली वैल्यू बस 500, तो 500 को मुझे बस मान लेता है 1 लिखना है, तो 1 असाइन कर दूंगा। फिर मैं D1 प्रिंट कर दूंगा, और जैसे आप देख रहे हो बनाना का इनिशियल वैल्यू 500 था, मैंने उसको मॉडिफाई करके 1 कर दिया। तो अभी कुछ फंक्शंस देखते हैं डिक्शनरी के साथ।
तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास जो है 2 डिक्शनरी है, फ्रूट 1 और फ्रूट 2। तो अगर मुझे फ्रूट 1 को फ्रूट 2 के साथ अपेंड करना हो या फिर अपडेट करना हो, तब मैं अपडेट मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो पहले फ्रूट 1, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, फिर अपडेट मेथड यूज़ करके उसमें मैं फ्रूट 2 पास कर रहा हूँ। तो इनिशियली बस एप्पल और ऑरेंज था, उसके एंड में मैं जो है बनाना और गुआवा अपेंड कर रहा हूँ। तो इनिशियली ये दोनों इंडिविजुअल डिक्शनरीज थे, जब मैंने अपेंड किया ये पूरा जो है फ्रूट 1 बन गया, क्योंकि फ्रूट 1 में फ्रूट 2 के एलिमेंट्स भी अपडेट हो गए। फिर ये मेरा फाइनल फ्रूट 1 डिक्शनरी बन गया। सिमिलरली अगर जैसे मुझे कोई की वैल्यू पेयर को पॉप आउट करना हो या फिर रिमूव करना हो, तब मैं पॉप मेथड यूज़ कर सकता हूँ। अभी जैसे ऑरेंज का सीज़न ख़त्म हो गया और अभी मुझे ऑरेंज नहीं खाना हो, तो मैं बस पॉप मेथड यूज़ करूँगा और पॉप के अंदर मैं की दे दूंगा, और यहाँ पे की है ऑरेंज। जैसे मैं ऑरेंज यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, फिर आप देख रहे हो ऑरेंज और 20 जो है इस डिक्शनरी से निकल गया है। तो मैं यहाँ पे फिर से D1 आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये मेरा D1 है। मैं एक नया डिक्शनरी बनाऊंगा D2, और D2 में कुछ नए फ्रूट्स ऐड करता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे D2 इनिशियलाइज कर दिया, इसमें मैं कुछ की वैल्यूज़ पेयर भी डाल देता हूँ। तो सबसे पहले मेरा की होगा वाटरमेलन, तो यहाँ पे मैं वाटरमेलन ऐड कर देता हूँ और वाटरमेलन का कॉस्ट मान लेते हैं 1000। उसके बाद मेरे पास ग्रेप्स आ गए, तो ग्रेप्स का कॉस्ट मान लेते हैं फिर से 50 है। और इसके बाद मस्क मेलन, और मस्क मेलन का कॉस्ट मान लेते हैं 850। तो ये मेरा D2 भी तैयार हो गया यहाँ पे, इसको मैंने प्रिंट कर दिया। और अभी मुझे जो है D2 को D1 के साथ अपेंड करना है, तो बस D1 डॉट अपडेट लिखूंगा और इसके अंदर मैं D2 डाल दूंगा। फिर उसके बाद मैं D1 के वैल्यूज़ देख रहा हूँ, तो जैसे इनिशियली D1 में बस एप्पल से लेकर ऑरेंज तक थे, और D2 में हमारे पास वाटरमेलन, ग्रेप्स और मस्क मेलन थे, और मैंने इन तीनों को जो है D1 में अपडेट कर दिया। तो ऐसे जो है हम एक डिक्शनरी के एलिमेंट्स को जो है दूसरे डिक्शनरी में अपडेट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं, जैसे मुझे बनाना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बनाना को हटाना है मुझे, तो D1 डॉट पॉप यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ की विच इज़ बनाना, एंटर लिखता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो ये वैल्यू पॉप आउट हो गया, तो मतलब हम बनाना 1 को पॉप आउट कर रहे हैं। फिर D1 एंटर कर रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हो अभी बनाना जो है इस डिक्शनरी से हट गया। तो इसी तरह जैसे मुझे और कोई की वैल्यू पेयर हटाना हो, जैसे मुझे वाटरमेलन हटाना हो, तो D1 डॉट पॉप करूँगा और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वाटरमेलन। तो जैसे आप देख रहे हो 1000 वैल्यू पॉप आउट हो गया। फिर मैं D1 लिखूंगा यहाँ पे, और मैंने वाटरमेलन भी हटा दिया है D1 से। तो ये डिक्शनरी हो गया। अभी हमारे पास फाइनल डेटा स्ट्रक्चर बचा है जो कि सेट है। तो सेट अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जो कि तुम एक कर्ली ब्रेसेस में स्टोर करते हो। जब मैं अनऑर्डर्ड बोलता हूँ तो मतलब आपने जो है ये सब एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में डाला है, बट आप जब प्रिंट करोगे इसका कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, ये रैंडम ऑर्डर में ये सब जो है स्टोर होंगे और इनका कोई इंडेक्स नहीं रहेगा। तो इंडेक्स नहीं रहेगा तो आप इंडिविजुअली जो है इंडेक्स के साथ किसी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। और ये भी आपको जो है दिमाग में रखना पड़ेगा, डुप्लीकेट जो है सेट में अलाउड नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेट के साथ। तो मैं वेरिएबल का नाम जो है S1 लिख देता हूँ, कर्ली ब्रेसेस डाल दिया यहाँ पे मैंने, 1 लिख दिया, 3.14। इसके बाद मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू देता हूँ स्पार्टा, और S1 को प्रिंट कर देता हूँ मैं। राइट, ये हमारा पहला सेट बन गया। तो अभी मैं जो है कुछ चेंजेस इसमें डालता हूँ, ये सब है ऑलरेडी इसमें, तो मैं कुछ जो है वैल्यूज़ डुप्लीकेट डालता हूँ इसमें। तो 3.14 जो है मैं फिर से डाल रहा हूँ, और स्पार्टा जो है मैं फिर से डाल रहा हूँ, और अभी इसको प्रिंट करके देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या रहेगा। तो जैसे आप देख रहे हो जो भी डुप्लीकेट्स है वो सब स्टोर नहीं हुआ है, क्योंकि सेट में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते। तो अभी सेट के कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं। तो अभी मान लीजिए सेट में कुछ नया एलिमेंट ऐड करना, और क्योंकि सेट म्यूटेबल है हम लोग नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑलरेडी थे, मैंने एक नया एलिमेंट ऐड किया जो कि हेलो है। तो S1 डॉट ऐड मेथड यूज़ करो और उसमें जो है नया एलिमेंट डाल दो, और वो नया एलिमेंट जो है कोई रैंडम ऑर्डर में जो है इंसर्ट हो जाएगा। और ये रैंडम ऑर्डर में इंसर्ट इसलिए हुआ है क्योंकि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। सिमिलरली आपको जैसे एक एलिमेंट नहीं मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करना हो,
तो आप अपडेट मेथड यूज़ करोगे। अपडेट मेथड यूज़ करके फिर यहाँ पे जो है आप नॉर्मली लिस्ट पास करोगे, और इस लिस्ट में मैं 10, 20, 20 ऐड कर रहा हूँ, और ये सब हमारे इनिशियल एलिमेंट्स थे, और मैंने ये सब वैल्यू जो है 10, 20 और 30 ऐड कर दिए इसमें, और फिर से ये रैंडम ऑर्डर में जो है स्टोर हुए इस सेट में। और अगर मुझे कोई एलिमेंट रिमूव करना हो, बस यू कैन यूज़ द रिमूव मेथड। तो मुझे बी हटाना है यहाँ से, तो रिमूव, फिर उसके अंदर मैं बी डाल दूंगा और बी जो है हट गया यहाँ से। अभी एक्चुअली देखते हैं कैसे कोई एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास S1 ऑलरेडी है ही, तो मैं इसको फिर से यहाँ पे लेता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, और S1 को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो सीम्स लाइक रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड अगेन, तो ये मेरा S1 हो गया है। और अभी मान लीजिए मुझे एक नया एलिमेंट ऐड करना हो इसमें, और वो बेसिकली मैं एक बुलियन वैल्यू ऐड कर रहा हूँ S1 डॉट ऐड, और मैं S1 प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने फॉल्स को जो है ऐड कर दिया है, जो कि एक रैंडम ऑर्डर में इसमें स्टोर हो गया। और अभी मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं इसमें, तो मैं S1 डॉट अपडेट लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मुझे एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स पास करना है। तो मैं हेलो पास करूँगा, इसके बाद मैं एक न्यूमेरिक नंबर को ही दूंगा बहुत बड़ा सा, इसके बाद मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर देता हूँ, तो 5 + 7j कर दूंगा मैं। तो ये सब एलिमेंट्स जो है मैं अपडेट कर रहा हूँ, फिर से S1 प्रिंट कर दूंगा, तो देखते क्या मिलता है। राइट, तो ये सब एलिमेंट्स जो है ऐड हो गए, 5 + 7j जो है S1 में आ गया, फिर 78972 भी ऐड हो गया, और फिर हेलो भी ऐड हो गया। तो इनिशियली बस 1, 3.14 और स्पार्टा था, उसके बाद मैंने 3 और एलिमेंट जो है इसमें अपडेट कर दिए यहाँ पे। तो हमने एलिमेंट ऐड कैसे करना है वो देखा है, तो अभी देखते हैं एलिमेंट्स को रिमूव कैसे करना है। तो बस टाइप इन S1 डॉट रिमूव, एंड देन गिवन जो भी एलिमेंट आपको रिमूव करना हो वो एलिमेंट आप डाल दीजिए। जैसे अगर मुझे फॉल्स रिमूव करना हो, बस फॉल्स टाइप करो और रिमूव कर दो। राइट, सिमिलरली मुझे अभी हेलो हटाना हो, तो S1 डॉट रिमूव, और उसके अंदर हेलो टाइप करो, फिर देखते हैं रिमूव हुआ कि नहीं है, और हमने सक्सेसफुली हेलो को भी रिमूव कर दिया है। तो अभी सेट के कुछ फंक्शंस देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है 2 सेट है, S1 और S2। S1 में 1, 2, 3 स्टोर्ड है, S2 में ABC स्टोर्ड है। और अगर मुझे इन दोनों का यूनियन करना हो, मतलब इन दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करना हो या फिर कॉन्कैटिनेट करना हो, तो यू कैन यूज द यूनियन ऑपरेटर। तो जैसे आप देख रहे हो S1 डॉट यूनियन S2, ये दोनों का यूनियन हो गया, और ये दोनों एलिमेंट्स एक सेट में आ गए। सिमिलरली अगर मुझे जानना हो दो सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, तब मैं इंटरसेक्शन मेथड यूज कर सकता हूँ। तो S1 में ये सब वैल्यूज आ गए, S2 में ये सब वैल्यूज आ गए, और मुझे जानना हो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, तो पहले S1 फिर डॉट मेथड फिर इंटरसेक्शन एंड देन पास इन द सेकेंड सेट। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि 5 और 6 जो है दोनों सेट्स में कॉमन है। तो मैं S1 जो है फिर से क्रिएट कर देता हूँ और कुछ एलिमेंट्स देता हूँ यहाँ पे। तो 1 से लेकर जो है 6 तक S1 में होगा, फिर S2 में जो है मैं नए एलिमेंट्स देता हूँ। तो S1 और S2 मेरे पास तैयार होगा, फिर S1 डॉट यूनियन, और मैं पेरेंथेसिस में S2 डाल देता हूँ, देखते रिजल्ट क्या आता है। राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है S1 से थे, 7 से लेकर 10 तक S2 से थे, मैंने इनको जो है S1 में अपेंड कर दिया। तो ये यूनियन हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉमन एलिमेंट्स कैसे फाइंड करें। तो मैं एक नया सेट क्रिएट करता हूँ S3, और इसमें कुछ नए एलिमेंट्स डालता हूँ। तो इसमें हो जाएंगे 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो अभी मैं देखूंगा S1 डॉट इंटरसेक्शन, फिर इसमें S2 डाल देता हूँ। तो एक्चुअली S3 डालना पड़ेगा, मुझे जानना है S1 और S3 के बीच में कॉमन एलिमेंट्स क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि S1 और S3 में 5 और 6 कॉमन है। राइट, S1 में 5, 6 है और S3 में भी 5, 6 है, और ये हमें रिजल्ट मिल गया। पाइथन के साथ मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमें ये किवी नाम का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो हम किवी के साथ जो है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और उन बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हमारे पास एंड्रॉयड और iOS का भी है।
तो इसलिए जो है हम कीवी के साथ एंड्रॉइड के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं और iOS के लिए भी मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इनके अलावा हम विंडोज, लाइनक्स और मैक के लिए भी जो है एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो ये कीवी क्या है? ये कीवी एक पाइथन फ्रेमवर्क है। तो हम क्या करेंगे अभी, हमें सबसे पहले जो है कीवी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये मैंने पाइचाम ओपन कर लिया है। यहाँ पे जो है मैं फाइल पे क्लिक करूंगा। फाइल में मेरे पास जो है ये सब ऑप्शंस है और मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको ये सब ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे इनमें से आपको पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्ट करना है और पाइथन इंटरप्रेटर में जो है आपको ये सब दिखेंगे। इसमें से आप प्लस वाला बटन दबा दीजिए। प्लस वाला बटन दबाने के बाद यहाँ पे जो है आप बस कीवी लिख दीजिए और यहाँ पे ये सब मिलेंगे। इसमें से ये जो पहला वाला है ये सिलेक्ट करिए और इंस्टॉल पैकेज क्लिक करिए। जब आप इंस्टॉल पैकेज क्लिक करेंगे तब जो है आप कीवी को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने जो है ऑलरेडी कीवी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं अभी जो है इसको वापस इंस्टॉल नहीं करने वाला। अभी हम लोग कीवी में जो है पहला प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो जो भी हमें लाइब्रेरीज चाहिए उन सभी लाइब्रेरीज को जो है हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ इंपोर्ट कीवी। तो इस तरह से जो है मैंने ये कीवी नाम का लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद मैं अभी क्या बना रहा हूँ, मैं एक ऐप बना रहा हूँ। तो मुझे अभी इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम कीवी डॉट ऐप इंपोर्ट ऐप। तो ये APP जो देख रहे हो ये क्लास है। तो मैंने ऐप नाम का एक क्लास जो है इंपोर्ट किया है। ये कीवी नाम के लाइब्रेरी से। तो ऐप को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अभी इसके बाद जो है मैं एक क्लास बना रहा हूँ और जो भी आप जो है इतना ध्यान में रखिए, आप कीवी के साथ जो भी प्रोग्राम बनाओगे वो क्लास के साथ ही बनाओगे। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं आता है तो आपको जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जानकारी चाहिए अगर आप कीवी के साथ काम करना चाहते हैं। तो अगर आपको अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आता है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है हमारे YouTube चैनल में जाके वहां पे जो है आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट सीखें। तो फिर जो है आपको ये कीवी के बारे में समझने में और आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे जो है एक क्लास बनाता हूँ। यहाँ पे मैं कीवर्ड देता हूँ क्लास और यहाँ पे मैं क्लास का नाम दे देता हूँ स्पार्टन ऐप। और ये क्लास जो है ये ऐप वाले क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो ये मेरा पेरेंट क्लास रहेगा, ये मेरा चाइल्ड क्लास रहेगा और ये चाइल्ड क्लास जो है ये ऐप नाम के क्लास को इनहेरिट कर रहा है। और इसके अंदर जो है मैं एक मेथड बना रहा हूं और इस मेथड का नाम है बिल्ड। तो मैंने बिल्ड नाम का एक मेथड बना दिया है और जो भी मेरा प्रोग्राम होगा वो इस बिल्ड मेथड के अंदर होगा। तो अभी मैं कुछ रिटर्न करना चाहता हूं इस मेथड के थ्रू। तो मैं यहाँ पे जो है रिटर्न लिख देता हूँ। और अगर फिर से आपको जो है अगर मेथड्स के बारे में नहीं पता है पाइथन में, तो आप जो है हमारे पाइथन ट्यूटोरियल को एक बार देख लीजिए। वहां पे जो है आपको क्लियरली मेथड्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग के बारे में बताया गया है। तो हमने जो है यहाँ पे कीवी को इंपोर्ट किया है, ऐप को भी इंपोर्ट किया है और अभी हम रिटर्न क्या करना चाहते हैं, हम एक्चुअली जो है स्क्रीन पे एक टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो अगर मुझे स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है तो मुझे जो है एक लेबल नाम का विजेट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं फ्रॉम कीवी डॉट UIX डॉट लेबल इंपोर्ट लेबल। तो मैंने ये लेबल नाम का जो है विजेट यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। फिर इसके बाद मैं रिटर्न जो है इसी लेबल को करूंगा। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ लेबल लिख दिया है मैंने और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट इज इक्वल टू और मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहता हूं, मान लेते हैं यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज स्पार्टा। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे ये क्लास बना दिया है। क्लास के अंदर जो है मैंने ये बिल्ड वाला मेथड डिफाइन कर लिया है। इसके बाद मुझे और एक जो है यहाँ पे कंडीशन चेक करना पड़ेगा और वो कंडीशन है इफ नेम इज इक्वल टू, ये डबल इक्वल टू लिख देता हूं, इफ नेम इज इक्वल टू मेन। तो यहाँ पे बस मैं देख रहा हूं कि जो मेरा जो भी यहाँ पे कोड का एग्जीक्यूशन है वो मेन में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है।
तो इफ नेम इज इक्वल टू मेन, मुझे क्या करना है, मुझे इस ऐप को रन करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं स्पार्टन ऐप डॉट रन, तो मैं रन मेथड को इन्वोक कर रहा हूं। तो आप यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिए, जब भी आप जो है कोई भी क्लास बनाते हैं और वो क्लास आपका जो है जो ऐप क्लास को इनहेरिट करता है, तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे जो है उस क्लास में ये रन मेथड मिल जाएगा। तो हमने जो है यहाँ पे ये रन मेथड लिख दिया है इस क्लास के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो है मुझे 2 स्पेस देने पड़ेंगे। अभी हम इसको रन करेंगे, तो मैं रन पे अभी क्लिक करता हूँ और अभी हम रिजल्ट का वेट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने सक्सेसफुली जो है मेरा पहला ऐप क्रिएट किया है। तो अभी जो है आप इस ऐप को लेकर कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हो। आप इसी चीज़ को जो है एंड्रॉयड में डिप्लॉय कर सकते हो, iOS में डिप्लॉय कर सकते हो, आप इसको विंडोज़ में भी डिप्लॉय कर सकते हो, मैक में भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये हमने जो एक बहुत ही सिंपल सा एक एप्लीकेशन बना दिया है, जहाँ पे जो है हमने एक लेबल लिया है और उस लेबल के साथ हम बस यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं दिस इज स्पार्टा। अभी हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऐप बनाने वाले हैं, तो मैं जो है फिर से इसका पूरा स्ट्रक्चर एक बार सेट कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे जो है किवी को इंपोर्ट करना होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट किवी। इसके बाद मुझे ऐप को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम किवी डॉट ऐप इम्पोर्ट ऐप। तो इन दोनों को जो है हमने इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद तो हमने जो है पिछले वाले ऐप में एक बेसिक जो लेबल था उसको रिटर्न किया है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं एक सिंपल सा, अगर माने तो मुझे कोई डिटेल्स लेने हैं, तो उसके लिए मुझे लेबल चाहिए होगा और एक इनपुट बॉक्स या फिर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टूडेंट का नाम चाहिए, स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए और स्टूडेंट का जेंडर चाहिए। तो इसके लिए मैं 3 लेबल बनाऊंगा और 3 इनपुट बॉक्स बनाऊंगा। और अगर मुझे इन सभी विजिट्स को अगर जो है एक प्रॉपरली अरेंज करना है, तो मुझे एक लेआउट की जरूरत पड़ेगी। तो किवी में जो है बहुत सारे लेआउट्स होते हैं, उनमें से एक लेआउट हो गया है ग्रिड लेआउट। तो अभी जो है मैं ग्रिड लेआउट को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम किवी डॉट UIX इम्पोर्ट, यहाँ पे ये एक्चुअली फ्रॉम किवी डॉट UIX डॉट ग्रिड लेआउट इम्पोर्ट ग्रिड लेआउट। तो ये जो हमने ग्रिड लेआउट को इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे लेबल्स भी चाहिए और टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए। और ये दोनों क्या है, ये दोनों UI UX वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम किवी डॉट UIX डॉट लेबल इम्पोर्ट, और मुझे भाई लेबल को भी इंपोर्ट करना है। फिर इसके बाद मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, क्योंकि अगर यूजर कुछ फीड करेगा वो क्या है, टेक्स्ट बॉक्स में फीड करेगा। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम किवी डॉट, और यहाँ पे ये क्या है एक्चुअली टेक्स्ट इनपुट। एक्चुअली मुझे UIX लिखना पड़ेगा, किवी डॉट UIX सही से लिख देता हूँ। और यहाँ पे ये है टेक्स्ट इनपुट इम्पोर्ट ऑफ, यहाँ पे जो है मुझे फिर से टेक्स्ट इनपुट लिखना पड़ेगा। तो जो भी मुझे चाहिए उन सभी को जो है मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। फिर इसके बाद मैं एक क्लास बनाऊंगा और ये क्लास जो है मेरा पूरा लेआउट बनाएगा। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड जो है क्लास यूज कर लेता हूँ, और मेरा लेआउट बनाने के लिए मैं इस क्लास का नाम यहाँ पे दे रहा हूँ। मान लेते हैं इसका नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्पार्टन। इसको एक्चुअली डायरेक्टली यहाँ पे जो है मैं ग्रिड लिख देता हूँ। और क्योंकि ये जो है मेरा चाइल्ड क्लास है, और ये किससे इंपोर्ट करेगा, ये जो है ग्रिड लेआउट से इंपोर्ट करेगा। तो मैं ग्रिड लेआउट को जो है यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ ताकि ये इंपोर्ट हो जाए। तो ग्रिड लेआउट को जो है मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, और इसके अंदर जो है मैं एक इनिट मेथड बनाऊंगा या फिर कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं डेफ इनिट लिख देता हूँ। और अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो है एक सेल्फ वाला पैरामीटर रहेगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार स्टार KW आर्ग्यूमेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये कंस्ट्रक्टर है और ये कितने भी आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है। तो ये स्टार स्टार KW आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है ये आर्ग्यूमेंट जो है एक हो सकता है या फिर बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसके लिए जो है आप KWARGS जो है ऐसे लिख दीजिए। फिर ये जो है मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये कंस्ट्रक्टर है मेरा स्पार्टन ग्रिड के लिए।
अभी मुझे एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा मेरे सुपर क्लास के लिए। मेरा सुपर क्लास क्या है यहाँ पे? ग्रिड लेआउट। तो मुझे ग्रिड लेआउट का जो कंस्ट्रक्टर है उसको भी इन्वोक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सुपर, और यहाँ पे जो है आपको ऑलरेडी सजेशंस में दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं एक्चुअली फिर से लिखता हूँ, मुझे दूसरा वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं जो है इस चीज को अभी सेलेक्ट करता हूँ और आप देख रहे हो ये सब चीजें आ गए। सुपर स्पार्टन ग्रिड सेल्फ, तो ये जो है मेरा ये चाइल्ड क्लास है, और ये चाइल्ड क्लास का जो सुपर क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को मैं इन्वोक कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने इन्वोक कर लिए, जो भी आर्ग्यूमेंट्स मुझे पास करने थे अपने चाइल्ड क्लास के लिए और पेरेंट क्लास के लिए वो मैं इससे पास कर रहा हूँ। फिर ये दोनों जो है मैंने सेट कर दिया। ये दोनों सेट करने के बाद मुझे अभी क्या करना है, मुझे कुछ लेबल्स ऐड करना है इसमें, और टेक्स्ट बॉक्स और इनपुट बॉक्स ऐड करना है। और ये सब क्या है? ये सब है विजेट्स। तो विजेट्स है तो मुझे यहाँ पे जो है ऐड, एक्चुअली मुझे क्योंकि ये जो है क्लास के अंदर है तो मुझे सेल्फ डॉट एड विजेट यूज करना है यहाँ पे। तो सेल्फ डॉट एड विजेट यूज करके सबसे पहले तो भाई मैं एक लेबल ऐड कर देता हूँ इसमें, और मेरा पहला लेबल जो है उसका टेक्स्ट होगा यहाँ पे स्टूडेंट नेम। तो इस तरह से जो है मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर लिया है, या फिर जो है मेरा ये लेबल आ गया है। लेबल में लिखा रहेगा टेक्स्ट स्टूडेंट नेम, और इसका जो मतलब यूजर को जो है कहीं ना कहीं इसको रिजल्ट में जो है इसका लिखना पड़ेगा। वो लिखेगा कहाँ पे? वो टेक्स्ट इनपुट पे लिखेगा। तो टेक्स्ट इनपुट, तो उसके लिए जो है जो रिजल्ट आएगा उसको मैं स्टोर करूंगा सेल्फ डॉट एस नेम में। सो सेल्फ डॉट एस नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूं मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे अभी टेक्स्ट इनपुट को यूज करना पड़ेगा। टेक्स्ट इनपुट, और यहाँ पे मैं अभी नॉर्मली आप जब को भी इनपुट दे रहे हो वो जो है बहुत सारे लाइंस में आ जाता है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली मल्टी लाइन इज इक्वल टू फॉल्स सेट कर देता हूँ, और इस तरह से जो है ये मेरा लेबल है और ये टेक्स्ट इनपुट है। और अभी ये टेक्स्ट इनपुट को जो है अभी तक मैंने ये विजेट की तरह जो है ऐड नहीं किया अपने ऐप में। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख दूंगा यहाँ पे सेल्फ डॉट एड विजेट, और इसके अंदर मुझे जो है अभी इस वाले एस नेम जो कि मेरा ये टेक्स्ट इनपुट है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ एस अंडरस्कोर नेम। तो इस तरह से जो है मैंने इन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ पे मुझे और एक जो है यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। ये सही हो गया है। अभी देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये एक्चुअली सेल्फ डॉट एस नेम है, तो मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट एस नेम लिख देता हूँ। अभी ये जो प्रॉब्लम है ये हट जाएगा एक्चुअली, राइट। फिर ये जो है मेरा ग्रिड लेआउट है। अभी मेरा जो एक्चुअली क्लास है उस क्लास को तो बनाना पड़ेगा ना, ये बस लेआउट है। अभी मैं और एक क्लास यहाँ पे बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास, और इस क्लास का नाम हम देते हैं स्पार्टन ऐप, जो कि हमारा ओरिजिनल ऐप था। और ये स्पार्टन ऐप भाई किस चीज़ को ये इनहेरिट करेगा? ये हमारा जो ऐप क्लास है उस चीज़ को इनहेरिट करेगा। और इसमें जो है मुझे एक मेथड बनाना पड़ेगा, और उस मेथड का नाम होगा बिल्ड। फिर इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे बस ये जो है इसमें मैं कुछ रिटर्न कर सकता हूँ। और इस बार जो है मैं क्या रिटर्न करूंगा, मैं स्पार्टन ग्रिड, ये जो लेआउट है उस लेआउट को रिटर्न करने वाला हूं मैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न स्पार्टन ग्रिड। तो इस तरह से जो है मैं यहाँ पे स्पार्टन ग्रिड वाले चीज को रिटर्न कर रहा हूँ। एंड देन फाइनली मुझे अपना जो है कंडीशन चेकिंग करना पड़ेगा। एफ यहाँ पे हो जाएगा नेम इज डबल इक्वल टू मेन। तो मुझे भाई क्या करना है, मुझे अपने क्लास को रन करना है, और मेरा क्लास क्या है, स्पार्टन ऐप। और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पार्टन ऐप डॉट रन। और अभी हम इसको एक बार रन कर लेते हैं और देखते हैं रिजल्ट में क्या आएगा। तो यहाँ पे कुछ एरर लग रहा है, इसको एक बार समझते हैं। इफ नेम इज इक्वल टू मेन, मुझे एक्चुअली यहाँ पे एक कोलन देना पड़ेगा जो कि मैं भूल गया था। अभी हम जो है इसको फिर से रन करेंगे और देखते हैं अभी रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे जो है फिर से यहाँ पे एरर आया है, रन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो स्पार्टन ऐप यहाँ पे मुझे फिर से जो है यहाँ पे एक ऐसे राउंड ब्रेसेस देने पड़ेंगे। फिर से हम जो है इस चीज़ को अभी रन करेंगे, और फिर से हमारा जो है यहाँ पे एरर आया है
इफ नेम इज इक्वल टू मेन स्पार्टन ऐप डॉट रन, तो यहाँ पे हम जो है इसमें मैं एक बार फिर से यहाँ पे ऐसे ब्रेसेस ऐड कर देता हूँ और अभी हम इस चीज़ को रन करके देखेंगे। तो हमारा जो है रिजल्ट ऐसे आया है और मुझे एक्चुअली यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स करके और एक चीज़ भी सेट करना पड़ेगा। मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और मिनिमाइज करने के बाद जो है मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट कॉल्स इज इक्वल टू 2 सेट कर देते हैं और अभी हम इस चीज़ को रन करेंगे और अभी देखते हैं। तो अभी जो है हमने क्या किया है, हमने अभी तक एक लेबल क्रिएट किया है, लेबल क्रिएट करने के बाद एक टेक्स्ट इनपुट भी क्रिएट किया है। तो उन दोनों को क्रिएट करने के बाद जो है हमने इस लेआउट में 2 कॉलम बनाए और दोनों कॉलम को जो है ऐसे हमने डिस्प्ले किया है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी मान के चलते हैं मैं इसको जो है नंबर ऑफ कॉल्स को अगर मैं 1 सेट करूं और अभी इस चीज को मैं रन करूं तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी जो है मेरा लेबल और टेक्स्ट इनपुट दोनों एक ही कॉलम में अरेंज हो गए। तो ये जो स्टूडेंट नेम है ये मेरा लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पे मैं कोई भी इनपुट दे सकता हूँ। और अगर आप देख रहे हो मैं एंटर दबा तो ये जो है नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा है। तो अगर वही मुझे जो भी टेक्स्ट इनपुट है वो मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, मैं इस चीज को एक बार हटा देता हूं और फिर से यहाँ पे जो है मैं रन पे क्लिक करूंगा और अभी जो है मैं एंटर दबाऊंगा। तो अगर मैं मल्टी लाइन इज इक्वल टू फॉल्स हटा देता हूँ, आप देख रहे हो जो मैं टेक्स्ट में इनपुट दे रहा हूँ वो जो है मुझे अलग अलग लाइन में ऐसे दे सकता हूँ। तो आप जो है इसको वेरी कर सकते हो। नंबर ऑफ कॉलम्स को जो है अगर मैं 6 दे दूं तो देखते हैं क्या होता है। अभी जो है मेरे पास बस ये 2 ही है, तो अभी आप कॉलम्स को बढ़ाओगे या फिर कम करोगे ज्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा नहीं। तो इसको मैं बाय डिफॉल्ट जो है 2 ही रखता हूँ। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ अभी तक किया क्या है। हमने क्या किया, हमने सभी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, फिर हमने एक ग्रिड लेआउट सेट किया है। और हमें लेआउट की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम ऐप बना रहे हैं तो ऐप में जो है बहुत सारे विजेट्स होंगे और अगर हमें उन विजेट्स को प्रॉपरली अरेंज करना है तो हमें ग्रिड की जरूरत है। तो आपको जो है कीवी बहुत तरह के ग्रिड्स या फिर लेआउट्स प्रोवाइड करता है। उन लेआउट्स में एक लेआउट हो गया है ग्रिड लेआउट। तो हमने यहाँ पे वही जो है एक ग्रिड लेआउट का मेन क्लास बना दिया है जिसका नाम है स्पार्टन ग्रिड। और इस स्पार्टन ग्रिड के अंदर हमने सबसे पहले तो जो ग्रिड लेआउट का कंस्ट्रक्टर है उसको इन्वोक कर लिया। फिर इसके बाद हमारे क्या किया, हमने यहाँ पे 2 विजिट ऐड किए। हमारा पहला विजिट है ये लेबल, जहाँ पे जो है हम बस स्टूडेंट नेम डिस्प्ले कर रहे हैं। हमारा दूसरा विजिट है जो ये टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे जो है यूजर कुछ इनपुट करेगा और उन दोनों को जो है मैंने ऐप में ऐड कर दिया। फिर ये मेरा ग्रिड लेआउट तो सेट हो गया। ग्रिड लेआउट सेट होने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपना ये मेन क्लास का जो है ये मेन जो मेरा ऐप क्लास है उसका मैंने चाइल्ड क्लास बना दिया और इसके अंदर से मैंने ग्रिड को रिटर्न कर दिया। और फिर से यहाँ पे मेरा बेसिक कंडीशन चेकिंग है, अगर नेम इज इक्वल टू मेन तो भाई आपके ऐप को जो है रन करा दो। तो ये जो है मैंने क्या किया, मैंने बस यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम और एक स्टूडेंट का जो है यहाँ पे जो भी वो नाम है वो लिखेगा। तो इसी तरह से मैं 2 और विजिट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। तो एक जो है मेरा विजिट हो जाएगा स्टूडेंट के मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट एड विजिट। यहाँ पे फिर से लेबल लिख देते हैं और इसके अंदर टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्टूडेंट मार्क्स। फिर इसके बाद जो है मुझे क्या करना है, मुझे इसके बाद अभी जो भी रिजल्ट होगा उसको टेक्स्ट बॉक्स में स्टोर करना है। तो सेल्फ डॉट मैं इसको एस मार्क्स करके जो है एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करूंगा और फिर यहाँ पे जो है मुझे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट इनपुट। फिर इसके बाद भाई मेरा जो ये रिजल्ट होगा उसको भी मुझे ऐड करना विजिट में। तो यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट ऐड विजिट कर लेता हूं और इसके अंदर जो है मैं सेल्फ डॉट एस मार्क्स को ऐड करना है और इसको भी ऐड कर लिया है मैंने। तो इस तरह से जो है मैंने दूसरे विजिट को ऐड कर लिया। अभी इसको हम रन करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। आप देख रहे हो ये स्टूडेंट नेम और उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स, फिर स्टूडेंट मार्क्स उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी जो है मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो है 2 है, इसको मैं हटा के नंबर ऑफ कॉलम्स को 1 कर दूं तो देखते रिजल्ट क्या आएगा। तो आप देख रहे हो ऐसे अभी अरेंज हो गया, सब कुछ जो है एक ही कॉलम में अरेंज हो गया है। ये लेबल, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये लेबल, ये टेक्स्ट बॉक्स। और थोड़ा सा इसको अलग करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स को जो है 3 कर देता है और अभी इसको रन करके देखते हैं क्या होगा। आप ये देख रहे हो थोड़ा सा जो है और गड़बड़ हो गया है यहाँ पे।
तो लेबल टेक्स्ट बॉक्स और ये पूरा जो है आपका ब्लैंक स्पेस हो गया है। तो इसी तरह से जो है मैं यहाँ पे और एक लेबल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट और ऐड विजिट कर लेता है भाई। इसके अंदर मैं और एक लेबल ऐड कर देता हूँ। फिर इसके अंदर जो है टेक्स्ट मैं लिखूंगा, मेरा क्या हो गया, स्टूडेंट का नाम मिल गया है, स्टूडेंट के मार्क्स मिल गया है। फिर इसके बाद मुझे स्टूडेंट का जेंडर चाहिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल टू स्टूडेंट जेंडर करके एक लेबल सेट कर लेता है। फिर सेल्फ डॉट एस जेंडर इज इक्वल टू टेक्स्ट इनपुट और फिर फाइनली ये जो होगा उसको मुझे रिटर्न करना है। तो सेल्फ डॉट ऐड विजिट और भाई इस विजिट का नाम क्या है, सेल्फ डॉट एस जेंडर। तो हमने इस चीज़ को भी ऐड कर दिया है। अभी हम इसको रन करते हैं तो ये जो है हमारा तीसरा विजिट ऐड हो गया। सो स्टूडेंट नेम उसका टेक्स्ट बॉक्स, स्टूडेंट मार्क्स उसका टेक्स्ट बॉक्स, स्टूडेंट जेंडर उसका टेक्स्ट बॉक्स। तो इस तरह से जो है हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड ये किवी ऐप या फिर एक मोबाइल ऐप बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लेबल्स यूज किए और टेक्स्ट बॉक्स भी यूज किया है। तो अभी तक हमने जो है टेक्स्ट इनपुट और लेबल्स का यूज किया है। अभी हम बटन्स यूज करके जो है जो भी इंफॉर्मेशन हमने यूजर से लिया था उसको सबमिट करेंगे और कुछ इंटरेक्शन डालेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा जो है ग्रिड लेआउट का क्लास है यहाँ पे और ये हमारा जो है मेन ऐप का क्लास है। इन दोनों के अलावा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी एक बटन को ऐड करूँगा। तो बटन को ऐड करना है, बटन भी भाई क्या है, बटन एक विजिट है। तो मुझे बटन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम किवी डॉट UIX डॉट बटन इम्पोर्ट बटन। तो इस तरह से जो है मैंने ये बटन विजिट को इंपोर्ट कर लिया है। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अभी इस बटन को जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये सब जो है मेरे अभी लेबल्स और टेक्स्ट इनपुट्स ही है। इनके अलावा मुझे एक बटन को भी ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट, इस बटन का जो है नाम मैं प्रेस लिख देता हूँ। सेल्फ डॉट प्रेस इज इक्वल टू बटन ऑफ। तो बटन के ऊपर जो टेक्स्ट होगा उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बटन के ऊपर टेक्स्ट होगा क्लिक मी। तो ये हमारा विजिट है और इस विजिट को जो है मुझे ऐप में ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट ऐड विजिट और इसमें मुझे क्या पास करना है, सेल्फ डॉट प्रेस। तो इस तरह से जो है मैंने सेल्फ डॉट प्रेस को यहाँ पे ऐड कर दिया है। अभी मैं इस चीज़ को रन करूँगा और देखते हैं अभी चेंज क्या आता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इन तीनों के अलावा हमने यहाँ पे ये बटन भी ऐड कर दिया है। बट अभी अगर मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या है, अभी इंटरैक्टिविटी डालना है इस बटन के अंदर। तो अगर मुझे इंटरैक्टिविटी डालना है तो मुझे जो है इस बटन को एक इवेंट से लिंक करना पड़ेगा। और इवेंट से लिंक करना है तो मुझे एक नया मेथड बनाना है। तो मैं जो है यहाँ पे एक नया मेथड बना लेता हूँ और इस मेथड का नाम जो है मैं लिखता हूँ क्लिक मी। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक सेल्फ होगा इसमें और उसके अलावा मैं इंस्टेंस नाम का पैरामीटर जो है उसमें पास कर देता हूँ। और बटन को जब मैं क्लिक करूँगा मैं जो है प्रिंट कराना चाहता हूँ यू हैव एंटर्ड योर डिटेल्स सक्सेसफुली। तो जब भी जो है कोई इस बटन को प्रिंट करेगा या फिर प्रेस करेगा ये जो है प्रिंट हो जाएगा। तो अगर ये होना है तो मुझे जो है इस बटन को इवेंट से बाइंड करना पड़ेगा। इस बटन का नाम क्या है, सेल्फ प्रेस है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट प्रेस डॉट बाइंड और ऑन प्रेस। तो जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तब मुझे जो है क्लिक मी को बुलाना है और मुझे यहाँ पे सेल्फ भी लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट क्लिक मी लिख देता हूँ और अभी इस चीज़ को मैं रन करता हूँ। तो अभी अगर मैं क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमें दिख रहा है यू हैव एंटर्ड योर डिटेल सक्सेसफुली। तो अगर मुझे इसके अलावा जो भी मैंने यहाँ पे डिटेल्स डाले उन डिटेल्स को प्रिंट कराना है वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स और स्टूडेंट जेंडर, और उन तीनों को जो है मुझे प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट
इसको जो है थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। नेम ऑफ स्टूडेंट इज, और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट मैं कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, मैं स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास नेम वाला विजिट होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे है एस नेम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट एस नेम, और ये क्या है, मैं प्रिंट करा रहा हूँ टेक्स्ट। तो नेम ऑफ स्टूडेंट एस, ये जो है मैं ऐसे टेक्स्ट प्रिंट करा रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे मैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट भी प्रिंट कराना चाहता हूँ। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट एस मार्क्स डॉट टेक्स्ट। एंड देन फाइनली मुझे स्टूडेंट का जेंडर भी प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ जेंडर ऑफ स्टूडेंट इज, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेल्फ डॉट एस जेंडर डॉट टेक्स्ट। और अभी हम रन करते हैं, और अभी मैं बस क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे देख रहे हो ये ब्लैंक है। नेम ऑफ स्टूडेंट एस, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर, जेंडर ऑफ स्टूडेंट एस। अगर मैं फिर से क्लिक करूँ फिर से वही आएगा, फिर से क्लिक करूँ फिर से वही आएगा। अभी मैं इसमें जो है कुछ फिल करता हूँ, तो स्टूडेंट नेम मैं यहाँ पे खुद का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ भरणी। स्टूडेंट मार्क्स 78 दे देते हैं, स्टूडेंट जेंडर मेल दे देते हैं। अभी क्लिक मी दबाया है, और अभी आप अगर यहाँ पे देखो नेम ऑफ स्टूडेंट इज भरणी, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर 78, जेंडर ऑफ स्टूडेंट इज मेल। तो इस तरह से जो है हमने एक बहुत ही बेसिक ऐप यहाँ पे बना लिया है, जहाँ पे हमने लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्स से जो है यहाँ पे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, और यहाँ पे इस बटन के थ्रू हम जो है जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को हम प्रिंट करा दे रहे हैं। तो हम इसी के साथ जो है इस वीडियो के एंड में आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड।